हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे अनुवांशिकता एवं जैव विकास एनसीईआरटी क्लास 10th के लेसन के गाइस संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। सो गाइस, इसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आप एंड तक बने रहते हैं गाइस तो आपको क्वेश्चन आंसर को रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यदि आप एक बार देख लेते हैं वीडियो को तो आप लॉन्ग टाइम तक गाइस याद रख पाएंगे, क्योंकि हमने चित्रों और डायोग्राम का फुल प्रयोग किया है, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो पहले कौन सा लक्षण उत्पन्न हुआ होगा। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ए है अलैंगिक प्रजनन द्वारा कितने में पाया जाता है, लक्षण 10% लोगों में सदस्यों में पाया जाता है, और जो लक्षण बी है गाइस वो कितने में पाया जाता है, 60% में। उसी के समान गाइस, उसी के लक्षण वाले 60% लोग हो गए हैं। तो गाइस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, ए हुआ होगा कि बी हुआ होगा। क्योंकि ए हमने देखा कि वो 10% लोगों में पाया जाता है ए वाला लक्षण, और बी 60% में पाया जाता है। तो गाइस आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो विभिन्नताएं हैं गाइस वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो पहले कौन उत्पन्न हुआ होगा, बी वाला। क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये 60% है, इसका परसेंट ज़्यादा है। इसके सदस्य गाइस तब ना बने होंगे ज़्यादा, जब ये बहुत दिन का है तो इसके गाइस मेंबर बहुत सारे हो गए होंगे, लेकिन ये अभी अभी बना है, इसलिए इसके कितने मेंबर हैं, ओनली 10 हैं। इसके समान लक्षण वाले 10 सदस्य हैं, है ना। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन यदि कुछ और भी पूछ लेता है तो आप इससे आंसर गाइस दे सकते हैं, यदि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो गाइस स्पीसीज मतलब होता है गाइस प्रजाति, कोई भी प्रजाति, चाहे भेड़ की हो, चाहे गाय की, चाहे भैंस की, चाहे मानव प्रजाति हो। तो गाइस जैसे स्पीसीज के गाइस विभिन्नताओं के कारण किस प्रकार उनका अस्तित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस इसका आंसर आप लिखते हैं। देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में आंसर है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई भी स्पीसीज मतलब प्रजाति का अस्तित्व और समाप्त हो सकता है। जैसे गाइस उसके अनुकूल कोई परिस्थिति नहीं है, जैसे गाइस ज़्यादा ठंडी होना या ज़्यादा गर्मी होना, तो बहुत से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। तो गाइस यदि उसके जो वातावरण है हमारे यदि अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है गाइस, तो बहुत सी स्पीसीज क्या हो जाती हैं, समाप्त हो सकती हैं। लेकिन यदि इस उस स्पीसीज में मतलब कि प्रजाति में विभिन्नताएं होंगी तो कुछ विभिन्नताएं उन परिस्थितियों में अनुकूल होंगी, इससे उस स्पीसीज के अस्तित्व की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो गाइस देखिए, जैसे यदि हमने विभिन्नताएं होंगी, जैसे हमारे गाइस परदादा थे, फिर हमारे जो उनके बच्चे हुए, दादा हुए, तो हम देख रहे हैं गाइस वो थोड़ी बहुत डिफरेंस थे। और गाइस हम देख रहे हैं पहले का वातावरण था जो वो कैसा था गाइस, इतनी ज़्यादा ठंडी गर्मी नहीं होती थी। अब तो देखते हैं हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हम देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये और गाइस पहले उसके बाद हुए हमारे पापा गाइस, तो पापा के समय और ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी, ग्लोबल वार्मिंग की हरित गैस प्रभाव होने लगा, प्रभाव समस्या बढ़ गई। इसके बाद जो हम हुए गाइस, तो इस समय तो और ज़्यादा बहुत सारी, जैसे कोरोना वायरस अभी बीमारी चल रही है गाइस, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे गाइस वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, होते जाते हैं। तो गाइस हम कैसे जीवित रह पाते, हम तो गाइस खत्म ही हो जाते इस समय यदि होते। इस समय ये दादा लोग थे गाइस, इनमें गाइस सहन शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनमें विकट परिस्थितियाँ नहीं थी। और ये विभिन्नताएं जो आती गई, जैसे दादा में आई, दादा के बाद थोड़ी बहुत डिफरेंस, थोड़ी बहुत विभिन्नता पापा में आई गाइस। जैसे पहले के लोग उतने ज़्यादा गाइस बुद्धिशाली नहीं थे, सहन शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन अब गाइस अपने दादा में गाइस और ज़्यादा सहन शक्ति हुई, पापा में और ज़्यादा सहन शक्ति हुई, और हम में और ज़्यादा सहन शक्ति है। तो ये विभिन्नता आई गई। तो कुछ विभिन्नताएं गाइस हम देखते हैं लोगों के अनुकूल आई। कैसे आई गाइस, उनके परिस्थितियों के अनुकूल होंगी, इससे उस स्पीसीज का गाइस अस्तित्व की संभावना है। और यदि गाइस ये विभिन्नता ना आती, मानिए कि हम भी बिल्कुल दादा के जैसे होते, तो गाइस हम तो जीवित ही नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते गाइस, क्योंकि हमें गाइस उतनी गर्मी को सहने की क्षमता ही नहीं होती।
नहीं होती ना, तो गैस ये हमारी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती। तो गैस इस परिस्थिति और इस परिस्थिति में बहुत डिफरेंस पाया गया। तो गैस ये परिस्थितियाँ, ये जो विभिन्नताएं आई, ये बहुत ही उपयोगी होती हैं, ठीक है ना। और गैस कोई कोई विभिन्नता जो हम देखते हैं, कभी कभी अच्छी विभिन्नता आती है, कभी कभी कोई कोई हमारे लिए गैस प्रतिकूल भी हो सकती है ना। इसके बारे में हम लेसन में पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेंडल के प्रयोगों के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण गैस प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। तो मेंडल ने गैस वंशानुगति का प्रयोग दिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में गैस 2 भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण करवाया। 2 गैस भिन्न गुणों वाले में, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। कौन कौन से भिन्न गुणों वाले? एक लंबा पौधा लिया उन्होंने मटर का, एक बौना पौधा लिया और प्रेक्षण किया। प्रेक्षण करने पर पता चला उनको कि प्रथम पीढ़ी में जो भी पौधे हो रहे थे गैस, वो सभी कैसे थे? लंबे थे, लंबे प्राप्त हुए। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी में गैस, में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे गैस बौने थे तथा कुछ पौधे लंबे थे। तो गैस जो लंबे पौधे थे वो प्रभावी लक्षण था तथा जो बौने पौधे का होना अप्रभावी लक्षण था। इस प्रकार मेंडल के प्रयोगों के द्वारा पता चलता है कि गैस लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। सो गैस वहाँ आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ आप समझने की कोशिश करिए। तो गैस देखिए उन्होंने क्या लिया, एक लंबा पौधा लिया जिसको उन्होंने टीटी नाम दिया, ठीक है ना, बराबर कैपिटल टी। ये गैस लंबा पौधा कैपिटल टी। और गैस एक उन्होंने क्या लिया, छोटा पौधा, बौना पौधा लिया जिसकी गैस लंबाई नहीं बढ़ रही थी। ये दोनों मटर के पौधे हैं, इसका नाम गैस स्मॉल टी दिया, ठीक है ना। तो गैस उन्होंने दोनों के मध्य क्या करवाया, संक्रमण करवाया। गैस इसके पराग को अंडाशय से गैस स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं इनके फूलों में, तो उनके मध्य क्या करवाया, गैस परागण करवाया और जिससे उनसे बीज निकला गैस, उस बीज को बोया, उन बीजों को गैस बोया उस मटर के पौधे से। गैस जब उन बीजों को बोया तो गैस उन्होंने ये सभी पौधे कैसे देखे कि सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। तो गैस इसमें लंबे पौधे क्यों हुए, तो गैस इसमें प्रभावशाली गुण किसका था, लंबे पौधे का था। किसके था, लंबे पौधे का था, ना कि छोटे पौधे का। तो गैस जो लंबा पौधा क्या हुआ, प्रभावी हुआ। जो कैपिटल टी है गैस वो प्रभावी हुआ और जो स्मॉल टी है क्या था, वो अप्रभावी हुआ, क्योंकि गैस सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। और गैस जब उन्होंने इन्हीं पीढ़ियों में से गैस जो इन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के मध्य गैस गुणा किया, परासरण करवाया, तो क्या निकल के आएगा, आप ही सोचिए। टी का गुणा टी से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी आएगा, एक छोटा टी, बड़ा टी आएगा, ठीक है ना, एक छोटा एक बड़ा। फिर इस कैपिटल टी से इसका करवाएंगे तो वही आएगा। तो यह पौधे पाए। और फिर ये थी गैस प्रथम पीढ़ी। अब इसके बाद जब इनके बीज इन्हीं के गैस परासरण क्या करवाया, परागण करवाया, तो गैस इससे जो बीज बना उसको बोया गैस। तो फिर क्या पाया कि गैस कुछ पौधे तो क्या थे, देखिए आप, इन्हीं के मध्य गैस देखिए, यही तो है, छोटा टी बड़ा टी, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो कौन सा बीज है गैस, ये इसी का बीज है, देखिए इसी का, एक छोटा टी एक बड़ा टी, यही पौधे के गैस जो बीज प्राप्त हुए, तो उनके मध्य जब ये परागण करवाते हैं तो ये क्या पाते हैं, तो देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कैपिटल टी। तो इसमें जहाँ पे भी गैस कैपिटल टी होगा वो प्रभावी गुण वाला है, उसके साथ यदि स्मॉल टी भी होगा तो पौधा लंबा होगा। और यदि गैस इसके बाद देखिए, इसके बाद ये कैपिटल टी और गैस इस स्मॉल टी से करवाया तो क्या निकल के आया, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी निकल के आया। तो यदि ये टी के साथ में है इसीलिए ये पौधा भी गैस कैसा है, लंबा है। इसके बाद देखिए ये वाला पौधे, अब करवाते हैं गैस इस वाला टी, ये वाला टी और ये वाला टी, ठीक है ना, तो भी पौधा क्या आएगा, लंबा आएगा, क्योंकि ये कैपिटल टी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए ये छोटा टी, देखिए यहाँ पे एक छोटा टी लिखा हुआ है और एक छोटा टी है, तो स्मॉल टी से गुणा करवाएंगे तो यदि बोना गैस पौधा है, उनका मध्य परागण होता है, तो तो इनके मध्य कौन सा कैसा पौधा हुआ गैस, छोटा हुआ। तो गैस उन्होंने क्या देखा कि प्रथम पीढ़ी में तो इन्होंने ये देखा कि सभी पौधे एक समान लंबे होते हैं, चाहे छोटे से करवाओ परागण या बड़े से करवाओ,
ठीक है ना, एक बड़ा पौधा ले लो एक छोटा ले लो, तो दोनों के मध्य यदि परागण होता है तो सभी पौधे लंबे होते हैं। और प्रभावी अप्रभावी गुण देखे। इसके बाद जब दूसरी पीढ़ी आई तो उन्होंने क्या देखा कि दूसरी पौधी में कुछ पौधे लंबे होते हैं, गाइस 3 में से एक पौधा छोटा होता है, ठीक है ना। 4 में से, जैसे कि 100 में से गाइस 25% पौधे तो गाइस उन्हें यदि अप्रभावी और प्रभावी गुणों के मध्य करवाते हैं दूसरी पीढ़ी में तो 25% पौधे बौने मिलेंगे और गाइस 75% पौधे आपको लंबे मिलेंगे। सो गाइज वो तो हमने समझाने के लिए आपको चित्रों का प्रयोग किया है, बल्कि आप इस प्रकार गाइस आप इस आंसर को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइस, यहाँ पे सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि गाइस विभिन्न लक्षण के स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो मेंडल के प्रयोगों से गाइस हमने देखा कि विभिन्न लक्षण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। कैसे पता चला, तो मेंडल के जो संकरण के प्रयोग से जो F2 की पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं गाइस, जिनमें से हमने देखा कि 2 गाइस जनक के समान थी और गाइस 2 कैसी थी और 2 कैसी थी, 2 जनक के गाइस असमान थी। 4 गाइस संतानें उत्पन्न हुई द्विसंकरण के नियम में हमने देखा, जो कि 2 गाइस किसके समान थी, माता पिता के समान थी, लेकिन 2 गाइस असमान थी। तो इससे गाइस हमें पता चलता है कि लक्षण क्या हो सकते हैं, वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। चाहे तो गाइस माता पिता के समान भी हो सकते हो और वरना नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। द्विसंकरण का नियम क्या होता है गाइस, इसमें द्विसंकरण के नियम में मेंडल ने 2 प्रकार के गुण लिए थे। एक तो गाइस उन्होंने ये लिया था, कलर लिया था बीज का, और एक लिया था कलर के साथ साथ बीज लिया था गाइस की को आकार लिया था कि झुर्रीदार है या गाइस गोल है। तो उन्होंने क्या देखा गाइस, उसमें 4 गाइस प्रकार की संतानें उत्पन्न हुई और 4 प्रकार की में गाइस देखा, एक देखा 2 माता पिता के समान थी और एक असमान थी। तो इससे उन्हें पता चला कि वो स्वतंत्र होते हैं, कि वो कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, वंशानुगत होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक रुधिर वाला व्यक्ति गाइस या कोई भी पुरुष गाइस, एक स्त्री जिसका रुधिर कैसा है गाइस, O वर्ग का है। पुरुष का रुधिर वर्ग कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है गाइस, A वाला है। और स्त्री का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो स्त्री का ब्लड ग्रुप है गाइस वो क्या है, O वाला है। अब इन दोनों के मध्य A और O ब्लड ग्रुप के मध्य क्या होता है, विवाह हो जाता है। विवाह करता है गाइस, तो उनकी पुत्री का जो रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा, रुधिर वर्ग कैसे निकल के आता है, O है। तो क्या यह सूचना पर्याप्त है कि यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प गाइस लक्षण में रुधिर वर्ग A होगा या अथवा प्रभावी लक्षण होगा, तो कौन सा प्रभावी लक्षण होगा गाइस, इन दोनों के मध्य यदि वो करवाया जाता है O और A के मध्य इनका विवाह हो जाता है, तो उनकी संतानें किस वर्ग की होंगी, किसका गाइस प्रभावी रहेगा, क्या O वाली संतानें उत्पन्न होंगी कि A वाली संतानें होंगी। इसका अपन आंसर लिखते हैं। तो अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए इसका आंसर ये है, यह सूचना गाइस पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने उसकी सभी संतानें नहीं देखी हैं। जो O वाला ग्रुप देखा था और A वाला था, दोनों के मध्य यदि शादी होती है तो उसकी सभी संतानें कैसी होंगी। तो यदि हमें संतानों का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन सा प्रभावी गुण है, A वाला है कि O वाला है। तो गाइस ये इतनी सूचना पर्याप्त नहीं है। इसमें यह पता ज्ञात किया जा सकता है कि कोई सा लक्षण गाइस रक्त समूह A अथवा रक्त समूह O प्रभावी है, क्योंकि हमें सभी संतानों का रक्त समूह ज्ञात नहीं है। क्यों नहीं हम बता सकते, क्योंकि हमें कौन सा प्रभावी होगा गाइस, A वाला होगा कि O वाला। यदि हमें इसकी संतानों का पता चल जाए कि वो कौन से ग्रुप की है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा लक्षण प्रभावी है, माता का लक्षण प्रभावी है कि पिता का लक्षण प्रभावी है। यदि O वाली संतानें पैदा होती हैं तो O लक्षण प्रभावी होगा, है ना। इसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो गाइस मानव में, हम जो मानव है, मानवीय जाति के लोग हैं गाइस, मानवीय प्रजाति है हमारी, तो इसमें गाइस लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है कि बच्चा होगा कि बच्ची होगी। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया गाइस, यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में नर और मादा जननांग द्वारा विकसित होती है। किसके द्वारा? इसके लिए जो लिंग निर्धारण है गाइस, उसके लिए एक नर होना चाहिए, एक पुरुष होना चाहिए और एक मादा होनी चाहिए, एक स्त्री होगी। और उनमें गाइस जनन अंग होने चाहिए, विकसित होते हैं। और इनमें से नर और मादा युग्मक का निर्माण करके क्रमशः शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। तो नर क्या बनाता है गाइस? नर बनाता है शुक्राणु जनन और मादा क्या बनाती है? अंडाणु बनाती है। अंडाणु बनाती है, जो कि मनुष्य की एक कोशिका में गाइस हम देखते हैं, मनुष्य की एक कोशिका में कितने गाइस गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े मतलब कि डबल कर दीजिए इसके, तो टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। और 22 जोड़ी गुणसूत्रों को नर तथा मादा में समान रूप से, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है नर और मादा में गाइस अलग अलग होता है। इससे लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। नर में एक XY से तथा मादा में कौन सा होता है? XX प्रदर्शित करता है। जनन में 2 प्रकार के बराबर X गुण सूत्र वाले एवं Y गुण सूत्र वाले शुक्राणु बनाते हैं, जबकि अंडाणु क्या होते हैं? जो शुक्राणु में क्या होता है? X और Y दोनों गुण सूत्र पाए जाते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है नर और मादा में, ठीक है ना, नर में। और लेकिन महिलाओं में देखें तो अंडाणु बनता है, उसमें समान गुण सूत्र वाले होते हैं गाइस, उसमें बिल्कुल समान होते हैं। पुरुष में X और Y होता है गुण सूत्र, ठीक है ना, 23वां जोड़ा। लेकिन महिलाओं में गाइस समान XX गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा का, ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप गाइस निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले से अंडाणु से गाइस संयुग्मित होकर के XX गुणसूत्र वाला युग्मक बनाता है। जिससे क्या होता है? XX वाला गुणसूत्र बनाएगा तो पुत्री का जन्म होगा, क्योंकि लड़कियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है 23वां जोड़ा जो होता है। तो संतान पुत्री होगी यदि XX गुणसूत्र वाला युग्मक बनाता है, यदि तो कौन सी संतान होगी? पुत्री होगी। और जब वह Y गुणसूत्र वाला बनाता है गाइस, शुक्राणु भेजता है महिलाओं के गाइस, महिलाओं के लिए गर्भाशय में, तो क्या होगा? वो X तो मादा के पास है ही है अंडाणु में, तो शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से युग्मित होकर के XY गुणसूत्र गर्भ में जाएगा एक महिला के, और जिससे XY किसका होता है? पुरुष का होता है। इससे पुरुष का होता है तो बच्चा कौन सा होगा? इस गाइस वो बच्चा गाइस बच्ची होगा कि लड़का होगा कि लड़की? तो XY है तो लड़का होगा, ठीक है ना। ग्वाला युग्मक बनाता है जिससे कि जो कि संतान के पुत्र होगा, जिससे कि संतान का क्या होगा? पुत्र होगा। यदि X, क्योंकि लड़के में जो XY गुणसूत्र पाया जाता है, ध्यान रखना, और लड़की में XX, तो यदि वो तो 23वां जोड़ा का शुक्राणु X वाला शुक्राणु यदि लड़की के गाइस गर्भाशय में भेज देता है तो X वाला भेजेगा तो लड़की होगी, क्योंकि लड़की के पास तो लड़का है, लड़की X वाला गुणसूत्र है ही, तो 23वां जोड़ा क्या बन जाएगा? XX बन जाएगा। और यदि पुरुष क्या भेजता है? Y वाला गुणसूत्र भेजता है, और लड़की के पास क्या है? X वाला है, तो XY बन जाएगा, ठीक है ना। और XY बन जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार गाइस पुरुष के गुणसूत्र XY होते हैं, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो गाइस उत्तरदायी कौन होता है? पुरुष का XY गुणसूत्र जो है वही लड़का का जन्म दे या लड़की का जन्म दे, ये पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि लड़कियों पर। सो गाइस सब समझने की कोशिश करिए आप इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये है लड़का और ये है लड़की, ठीक है ना। और लड़कियों में हमने क्या बताया था? कुल टोटल यदि बात करें गाइस कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं गाइस सभी में 46, लड़का हो या लड़की, ठीक है ना। 46 के गाइस 2 जोड़ों में बटे होते हैं, तो कितने होंगे गाइस? इसमें 46 के गाइस पाए जाएंगे 23 दूनी 46, ठीक है ना। तो 23 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 23 जोड़ी गुणसूत्र में हम देखते हैं इन दोनों का गाइस
सभी में जो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, ये लड़का हो लड़की हो या लड़का हो, सब में गाइस 22 जो जोड़ी जो है ना, ये तो समान गुणसूत्र पाए जाएंगे सब में गाइस, लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन जो एक और गुणसूत्र हमने बताया ना, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, हमने तो अभी 22 की बात की। तो जो एक और गुणसूत्र होता है गाइस, वो जोड़ा है जो लास्ट वाला एक्स और वाई, ये गाइस लड़के हो या लड़की दोनों में अलग अलग पाया जाता है। जैसे लड़कों में क्या पाया जाता है, 23वां जोड़ा गाइस अलग से, तो 23वां जोड़ा गाइस अलग पाया जाता है एक्स वाई, और लड़कियों में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है। ध्यान रखना 23वां जोड़ा जो है, 22 तो समान पाए जाते हैं 22 जोड़े दोनों में, लेकिन ये डिफरेंस पाया जाता है लड़के और लड़की में। तो यदि जिसका जोड़ा गाइस एक्स वाई है तो वो लड़का होगा, और जिसमें गाइस यदि एक्स एक्स है तो वो लड़की होगी। ध्यान रखना। तो गाइस अब ये जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं गाइस, युग्मक बनाते हैं। अब दोनों गाइस युग्मक बनाएंगे तो इससे क्या दो युग्मक बनेंगे, एक बनेगा गाइस एक्स बनेगा, एक्स वाला युग्मक शुक्राणु बनेगा, और एक शुक्राणु बनेगा गाइस वाई वाला, क्योंकि इसके दो भागों में बांट दिए जाते हैं, युग्मक बनते हैं। और गाइस इस लड़कियों का तो गाइस समान है, क्योंकि एक्स एक्स है, तो गाइस ये इनका क्या बनेगा, एक्स इसमें भी बनेगा, दो जोड़ी हो जाएगा गाइस, और एक एक्स इसमें रह आएगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्स इसमें तो समानता पाई गई। इसके बाद गाइस दो अंडाणु बन गए उसमें भी। इसके बाद देखिए ये एक्स वाला युग्मक एक वाई वाला युग्मक, दो गाइस शुक्राणु बन गए लड़कों से, ठीक है ना, और लड़कियों से भी दो बने, लेकिन इसमें सेम बने। ध्यान रखना। तो गाइस ये अब इन दोनों के मिलने से संतान उत्पन्न होगी। तो गाइस ये शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से ही क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। तो गाइस जब ये निषेचन, इसको निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस आप ध्यान रखना, लड़के ने 2 शुक्राणु बनाए और लड़कियों ने भी 2 शुक्राणु बनाए। तो गाइस ये एक्स वाला शुक्राणु गाइस कहाँ जाता है, इस अंडाणु एक्स वाले अंडाणु से मिलता है। तो गाइस एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, एक अंडाणु भी मिल गया, एक शुक्राणु भी मिल गया यहाँ पे। तो गाइस ये एक्स एक्स मिला है, एक लड़की के पास एक्स था ही, लड़की तो गाइस वाई दे ही नहीं सकती है कि वो बच्चे लड़का पैदा कर सके, उसके पास तो ओनली एक्स एक्स है। तो गाइस इससे क्या हुआ, लड़का पैदा हुआ। तो जिम्मेदार कौन है गाइस, यदि ये वाला वाई वाला गुणसूत्र यदि ये दे देता लड़की को तो क्या हो जाता, वाई वाला भेजता तो क्या होती, लड़का जन्म होता। तो जिम्मेदार कौन है गाइस, लड़का होता है। जबकि हम देखते हैं अपने समाज में जिम्मेदारी दे दी जाती है कि इसके लड़की लड़की हो रही हैं, उसमें जिम्मेदारी लड़कियों की दे दी जाती है, जिसमें उनकी कोई कसूर नहीं होता है। उनके पास तो लड़का गाइस यदि वाई वाला गुणसूत्र, ये वाला गुणसूत्र देता है गाइस, ये वाला शुक्राणु देता है, तो इससे क्या होगा, इसके पास गाइस एक्स वाला ऑलरेडी है लड़की के पास, तो एक युग्मक बनेगा। तो वो कौन सा बनेगा, इससे लिया गाइस ने वाई और एक्स, तो एक्स वाई बन गया। तो इससे क्या होगा, लड़के का जन्म होगा। तो इसमें गाइस ये दोष कौन किसका होता है, यदि गाइस लड़का क्या करता है, यदि लड़का देता है गाइस ये वाला जोड़ा देता है, इसके पास एक्स है तो लड़का जन्म होगा। और यदि ये लड़का गाइस क्या देता है, एक्स वाला देता है और इसके पास ऑलरेडी एक्स है, तो किसका जन्म होगा गाइस, ध्यान रखना, वो लड़की का जन्म होगा, ठीक है ना। ए एक्स और ए एक्स देता है तो लड़की बनेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी हमने समझाने के लिए आपको वो डायग्राम लाए थे, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस प्रकार गाइस आप लिख सकते। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। वे कौन से गाइस विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले गाइस व्यष्टि जीवों की संख्या बढ़ सकती है। तो वो हम देखते हैं संसार में कुछ कुछ जीवों की संख्या गाइस घटती जाती है, कुछ कुछ की बढ़ती जाती है। तो वो कौन से लक्षण हैं जिसके द्वारा कोई जीव गाइस बढ़ते जाते हैं संसार में, हम ये देखते हैं। तो इसका कारण है गाइस, देखिए इसका कारण है प्राकृतिक वर्ण और सर्वश्रेष्ठ जीवित रखना। गाइस प्रकृति का एक रूल होता है ना। तो गाइस किसी जीवों में गाइस प्राकृतिक वर्ण कर लेती है, प्राकृतिक गाइस चयन करती है, जो प्रकृति है उसको गाइस बढ़ाती जाती है, उसके अनुकूल वातावरण देती है और वो बढ़ते जाते हैं। तो इसका आप लिख सकते हैं प्राकृतिक वर्ण, ठीक है ना। और प्राकृतिक वर्ण क्या करती है, सर्वश्रेष्ठ को जीवित रखती है। गाइस प्रकृति में एक रूल चलता है, जो लड़ गया, जो गाइस सामने परिस्थितियों के सामने हार ना माने, वही जीवित रहता है। जैसे गाइस प्रकृति ने गाइस ठंडी गर्मी सब दी, और यदि आपको ठंडी को गाइस सहन करने की शक्ति है तो ही आप जीवित रहेंगे और आपकी गाइस सृष्टि बढ़ती जाएगी, ठीक है ना।
और यदि आप में सहन करने की शक्ति नहीं है तो प्रकृति ही नष्ट कर देगी। आप ध्यान रखना, प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति ही नष्ट कर सकती है। इसके बाद देखिए, एक तो हमने देखा प्राकृतिक वर्ण, दूसरा है आनुवांशिक लक्षण हैं जो समष्टि में स्थानांतरित होते हैं तथा उस समष्टि में सामान्य हो जाते हैं। तो गाइस कुछ कुछ आनुवांशिक हमारे जो पूर्वजों के दिए हुए लक्षण होते हैं जो कि समष्टि को गाइस हम देखते हैं स्थानांतरित करते रहते हैं। जैसे हमारे जो गाइस पापा हैं, पापा से जो हम बच्चे हुए गाइस और हमारे जो बच्चे होंगे तो हम देखते हैं वो क्या करते हैं, उनके गुण स्थानांतरित करते जाते हैं। जो गाइस पापा में गुण थे, जो हमारे दादा में गुण थे वो पापा में आए और पापा से हम में आए और हमसे गाइस आगे वाली पीढ़ी में जाएंगे। तो क्या कर रही है गाइस, आनुवांशिक गुणों को क्या कर रही है, समष्टि में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, तो स्थानांतरित करने से गाइस क्या लाभ होगा। स्थानांतरण करने से गाइस हम देखते हैं थोड़ी बहुत विभिन्नता के साथ हमारा शरीर वैसा ही बन जाता है, जिससे कि और भी ज़्यादा हमारे जैसे गाइस जीवों का निर्माण हो जाता है और उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि ये गाइस हम देखते, यदि हम पापा के जैसे पापा यदि हमको ना बनाते तो हम किसको बनाते, हम क्या अपने बच्चों को बना पाते? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो इससे भी बच्चे गाइस आनुवांशिक लक्षण के कारण हम देखते हैं, हो सकता है गाइस यदि आनुवांशिक लक्षण का स्थानांतरण ना होता तो सभी सजीव गाइस क्या कर पाते, क्या प्रजनन में वो अपने जैसे जीव बना पाते। जैसे गाइस भेड़ है, उसके 4 बच्चे होते हैं तो उसी के समान होते हैं। हो सकता है वो बकरी पैदा हो जा कर पाते गाइस, अनुमान से अपने जैसे बकरी पैदा ना कर, अपने जैसे भेड़ ना पैदा कर पाती तो अपने जैसे बच्चे को वो कोई और प्रजाति का कर देती तो क्या होता, उनकी समष्टि का समाप्त हो जाती है ना। तो आनुवांशिक लक्षण का बहुत रोल होता है ना, वो अपने जैसे, इसके कारण वह आनुवांशिकता का इस वह प्रक्रम है जिसके तहत अपने जैसे समान गुणों वाली संतानों को गाइस में अपने गुण डाल दिए जाते हैं, जिससे वो अपने जैसे उत्पन्न हो जाते हैं सभी सजीवों की तरह। गाइस हम देखते हैं आगे, जब लक्षण एक जीव से जीवन पर्यंत होते हुए अर्जित होते रहते हैं। हम देखते हैं कि लक्षण जो है गाइस एक जीव से जीवन पर्यंत क्या होते रहते हैं, अर्जित होते रहते हैं। सो गाइस हमने 3 चीज देखी, किस कारण बढ़ती है संख्या गाइस जीवों की सृष्टि में। एक प्रकृतिक वर्ण करती है ना, सर्वश्रेष्ठ को वर्ण करती है। दूसरा हमने देखा हमारी आनुवांशिकता का क्या होता रहता है, हम अपने जैसे जीवों को स्थानांतरण कर देते हैं, अपने गुण अपने बच्चों में स्थानांतरण करते हैं, जैसे आनुवांशिकता कहते हैं। तीसरा हमने देखा कि जब लक्षण एक जीव में जीवन पर्यंत क्या होते रहते हैं, अर्जित होते रहते हैं, वो उपार्जित करता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एकल जीव में गाइस उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं गाइस, जो हम देते हैं उपार्जित लक्षण, जो हमने गाइस उपाधियाँ जो बहुत सारी जी गाइस उपार्जित किए हैं लक्षण, जैसे कि गाइस हमने कान छिदवा लिया, नाक छिदवा ली, तो गाइस ये हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं तो गाइस ये वंशानुगत क्यों नहीं होते, हमारे बच्चे गाइस कान छिदे क्यों नहीं आते हैं एकल जीवों में। तो गाइस देखिए, जो एकल जीव द्वारा जो उपार्जित लक्षण हैं जो उन्होंने खुद से उपार्जित किए हैं गाइस, तो जनन कोशिकाओं में उपार्जित डीएनए को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए वंशानुगत नहीं होते हैं। गाइस हमने देखा था हमारी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक कुछ होती हैं गाइस जनन कोशिकाएं, एक होती हैं गाइस शारीरिक कोशिकाएं। ठीक है ना, जैसे हाथ है, पैर है, मुंह है, ये हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं। लेकिन जो अंडाणु हैं और शुक्राणु हैं, इससे बच्चा पैदा होता है, तो ये कोशिकाओं में तो परिवर्तन नहीं आता ना। जैसे कि हम गाइस पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, हम ज्ञानवान हो गए, तो गाइस क्या हमारे अंडाणु और शुक्राणु में परिवर्तन आया है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। जब गाइस इनमें परिवर्तन नहीं आया तो हमारे आने वाला बच्चा है तो क्या वो बुद्धिशाली कैसे होगा? माना कि हमने गाइस महाभारत रट ली, बहुत याद है, तो क्या हमारा जो आने वाला बच्चा है उसको महाभारत पूरी बनती होगी, उसको भी रट जाएगी? नहीं रटेगी। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता में गाइस परिवर्तन आया है, बट हमारे जनन कोशिका जहाँ से बच्चा जन्म लेता है गाइस, जो हमारे जनन कोशिका में जो डीएनए है हम देखते हैं उसमें परिवर्तन नहीं आया, और जब डीएनए में परिवर्तन नहीं आया है तो गाइस ये हमारा उपार्जित गाइस चीज़ें हैं, वो हमारे उपार्जित लक्षण हैं, वो कैसे परिवर्तित होंगी, वो स्थानांतरण कैसे होंगे? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं होता है गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर तुरंत देने के लिए हम तत्पर हैं। तो गाइस देखिए, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? तो गाइस जैसे जैसे बाघों की संख्या में कमी आती जा रही है तो आनुवंशिकता की दृष्टिकोण से गाइस चिंता का विषय क्यों है? तो देखिए, आनुवंशिकी में के दृष्टिकोण से बाघों की कमी होना उसकी समष्टि के लिए विलुप्त होने का संकेत है, इसलिए चिंता का विषय है। तो गाइस हम देखते हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं कि बाघों में निरंतरता क्या होते जा रहे हैं गाइस। पहले बहुत सारे बाघ थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अब गाइस और भी कम दिखाई दे रहे हैं। एक समय गाइस एक दो दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब सोचिए, जब गाइस बाघ नहीं होंगे तो वो अपने जैसे बच्चे कैसे पैदा करेंगे? हो सकता है धीरे धीरे उसकी क्या हो, विलुप्त ही हो जाए, उसकी प्रजाति बाघ हमें देखने को ना मिले, प्रजाति ही खत्म हो जाए। गाइस जब बाघ नहीं होंगे तो वो आनुवंशिक लक्षण अपने जैसे गाइस बच्चे कैसे पैदा कर पाएंगे? आप ही बताइए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं गाइस, जिससे नया प्रजाति बन जाती है? हम देखते हैं गाइस, जो पहले इतनी सारी प्रजातियां हम देख रहे हैं हमारे संसार में, जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इसके बाद मकड़ी है, माछी है, तो कितनी प्रकार की माछियां पाई जाती हैं, इतनी सारी। और उनकी गाइस प्रजातियां किसको कहते हैं, स्पीसीज किसको कहते हैं गाइस? जो गाइस जिनके मध्य लैंगिक प्रजनन ना हो। जैसे कि हम देखते हैं भेड़ और बकरी है गाइस, तो भेड़ के लिए बच्चे पैदा करने के लिए एक और भेड़ चाहिए होगा, है ना। ये नहीं कि उसको बकरी मिल जाए तो वो उस बच्चा पैदा, दोनों मिल करके उनमें प्रजनन हो जाएगा, उनमें बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो गाइस ये स्पीसीज कैसे उत्पन्न होती है? तो हम देखते हैं, एक है गाइस इसका आनुवंशिक विचलन, एक कारण है। नई प्रजाति कैसे बनती है? जैसे भेड़ की प्रजाति का बनना, बकरी की प्रजाति बन गई, और भी बहुत सारी प्रजातियां खोजी जा रही हैं जिसके हमें नाम भी पता नहीं है। तो गाइस ये इसका कारण है आनुवंशिक विचलन। दूसरा है गाइस प्रकृति का वरण करना, डीएनए में परिवर्तन होना, ये भी प्रमुख कारण है। तो गाइस हम एक एक के बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गाइस ये छोटा सा आंसर है, आप इतना भी लिखेंगे तो आपको गाइस नंबर मिल जाएंगे। लेकिन गाइस यदि बड़ा आता है तो आपको समझा दें, और गाइस यदि आपको ये समझा देते हैं तो ये लंबे टाइम तक याद रहेंगे। देखिए आनुवंशिक विचलन क्या होता है। जैसे गाइस हम देखते हैं कोई चीज़, जैसे कि हमने गाइस डायग्राम में देखा था एक बार, अभी इसका चैप्टर पढ़ाया था जब, तो क्या देखा था गाइस, आनुवंशिक विचलन क्या होता है कि कोई भी प्रजाति है गाइस, उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, दो प्रजातियां हैं, माना हमने देखा था लाल भृंग देखा था, और क्या देखा था गाइस, नीले भृंग देखे थे। क्या देखे थे गाइस? लाल भृंग देखे थे, यहाँ पे बहुत सारे लाल भृंग थे, ठीक है ना। और क्या देखे थे गाइस, हमने नीले भृंग देखे थे। जब नीले भृंग को देखा था गाइस तो हमने क्या देखा, कुछ टाइम बाद एक हाथी आता है और हाथी आकर के पैर रखता है, तो लाल भृंग पर पैर रखेगा गाइस आके हाथी, और लाल भृंग पर गाइस जब उसने पैर रखा अपना, तो पूरे लाल भृंग क्या हो गए, खत्म हो गए, और बाकी कौन बच गए, नीले भृंग बच गए। तो ये क्या हुआ गाइस, आनुवंशिक विचलन हुए। आनुवंशिकता के कारण इसमें परिवर्तन नहीं आया, जबकि क्या हुआ गाइस, ये प्रकृति के कारण दूसरा गाइस कारण हो सकता है, इसको आनुवंशिक विचलन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए प्रकृति वरण, हम देखते हैं गाइस प्रकृति वरण करती है, जो गाइस सर्वश्रेष्ठ होता है, तो इससे भी गाइस नया जीव उत्पन्न हो सकता है ना। तो जैसे हम देखते हैं प्रकृति कैसे वर्ण करती है गाइस, तो हम देखते हैं गाइस कोई भी यदि हमारे अनुकूल परिस्थिति ला दे, जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल के लिए क्या था, एक गाइस यहाँ पे हरे भृंग थे और कौन थे, लाल भृंग थे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाल भृंग बने हुए हैं, और गाइस यहाँ पे कैसे भृंग बने थे, हो गए थे गाइस, एक होता है गाइस हरा भृंग। यहाँ पे गाइस ये अपनी प्रजाति बढ़ाता है बहुत सारे। अब यहाँ पे एक रहता है गाइस कौआ, और कौआ क्या करता है, चुनकर के गाइस इसमें से चुनकर के खा लेता है किसको, लाल भृंग उनको दिखाई दे देते हैं पेड़ पौधे में, क्योंकि पेड़ पौधे तो हरे नहीं होते हैं, है ना, तो दिखाई दे देते हैं गाइस, तो वो चुनकर के आता है और लाल भृंग को खा लेता है। तो लास्ट में जब एक गाइस उत्पन्न हो जाता है, कौन सा उत्पन्न हो जाता है, हरा, और हरा उसको दिखाई नहीं देता है क्योंकि घास भी हरी होती है, वो भी हरा होता है। तो गाइस हम कुछ समय बाद देखते हैं बहुत सारे हरे भृंग हो जाते हैं और लाल भृंग समाप्त हो जाते हैं।
तो इसने क्या किया, प्रकृति ने खुद चरण दिया ना, उसको कलर कौन सा बना दिया, हरा बना दिया उनके बच्चों का, और बच्चों का कलर हरा बना दिया। इससे गाइस हरे बच गए और लाल खत्म हो गए। तो प्रकृति ने खुद वर्ण किया है ना। और सर्वश्रेष्ठ का वचन भी करती है। जैसे हमें ठंडी गर्मी है गाइस, तो अब यदि हमें ठंडी सहने की क्षमता है तो ही हम जीवित रह पाएंगे, तो ही प्रकृति हमारा वर्ण कर पाएगी, वरना क्या, हम समाप्त हो जाएंगे। गाइस तीसरा कारण है डीएनए के में परिवर्तन। तो गाइस हम देखते हैं जो हमारा शरीर है गाइस कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बना है, ऊतक से अंग, अंग से मिलकर के शरीर बना है, ठीक है ना। और कोशिका में ही क्या पाए जाते हैं गाइस, जैसे कोशिका द्रव्य पाया जाता है, आप बोलेंगे कोशिका में पाया जाता है एक केंद्रक गाइस, और केंद्रक में पाए जाते हैं बहुत सारे क्रोमोसोम, मतलब कि गाइस जालनुमा रचना पाई जाती हो। जब कोशिका का विभाजन होता है तो आगे हम देखते हैं इस गाइस केंद्रक का विभाजन हो जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं जो, और गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं, डीएनए। तो डीएनए का गाइस विभाजन हुआ, दो बहुत सारे बन गए। इससे गाइस धीरे धीरे क्या हुआ, कोशिका का विभाजन हुआ, कोशिका एक से मिलकर के गाइस दो बन जाती हैं। गाइस ये कोशिकाएं हैं जो, इनमें गाइस जो डीएनए निकल के आए हैं, गुणसूत्र हैं गाइस दोनों में, तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत चेंज पाए जाते हैं। जब चेंज पाए जाएंगे गाइस तो डीएनए में चेंज होंगे, तो अपने पिता से गाइस ये चेंजिंग आती जाती है। गाइस हमारे पिता में थोड़ी चेंजिंग है, हम में और ज़्यादा चेंजिंग है, दादा में गाइस तो कम थी। देखिए दादा है, दादा से हमारे क्या बने, पिता बने, पिता से क्या बने, उनके हमारे भैया लोग बने, भैया से गाइस उनके बच्चे बने। तो गाइस थोड़ी थोड़ी ये क्या हुए, चेंज होते गए, और चेंज एक समय ऐसा आया गाइस कि ये वाली पीढ़ी और ये वाली पीढ़ी को मिलाएं तो ऐसा आया कि ये गाइस सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन नहीं कर सकते थे, मतलब कि लैंगिक जनन नहीं कर सकते थे, है ना। तो इससे नई जाति बन गई। तो ये डीएनए के कारण भी हुआ। आई होप आपको क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, आनुवांशिक विचलन। इससे प्रकृति की क्या होती है, कोई जीव समाप्त हो गया और पता चला दूसरा जीव बढ़ गया। दूसरा, प्रकृति ने वर्ण कर लिया, है ना, उसको माहौल दिया और वो बढ़ती गई। जैसे गाइस पानी चाहिए है पौधे को, और पानी बरस जाए तो वो बढ़ता जाएगा, है ना। इसके बाद डीएनए में परिवर्तन, जो हमारे डीएनए है गाइस उसमें परिवर्तन होता गया, और एक समय इतना ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देने लगा कि वो बहुत नई प्रजाति बन गई, ठीक है ना, नई प्रजाति बन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागति स्पीसीज के पौधों की जाति के उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तो गाइस देखिए, गाइस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस प्रकार का पौधा है जिसमें गाइस क्या है, देखिए उसके फूल कैसे हैं, स्वपरागति करते हैं। इसके लिए गाइस दूसरे पुष्प की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस पुष्प में हम देख रहे हैं ये एक वर्तिकाग्र है, इसमें गाइस वर्तिका है, ये लाइन बनी हुई है, और इसको अंडाशय कहते हैं जो नीचे साइड गाइस पड़ा है। देखिए इसी में क्या है, वर्तिका है, इसी में वर्तिकाग्र ऊपर का था, ये वर्तिका है, और इसी में गाइस अंडाशय है, और इसी में क्या है गाइस, इसी पुष्प में हम देख रहे हैं ये आपको पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, तंतु दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या है गाइस, ये है गाइस पुंकेसर, मतलब कि पुंकेसर है और स्त्रीकेसर। इस पुष्प में दो ही चीज है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसमें गाइस परागकोश है, इससे गाइस परागकण कहाँ चले जाते हैं, वर्तिका में चले जाते हैं, और इससे ही क्या होता है, नए बीज का गाइस निर्माण होता है। तो गाइस इस पौधे के लिए इस प्रकार के गाइस बहुत सारे यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये बताया गया है कि इसमें गाइस बहुत सारे प्रकार के गाइस इसी प्रकार के फूल हैं जहाँ पे ये प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, और एक समय गाइस इसी प्रकार के पौधे जहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार के आपको पुष्प बता दिया कि किस प्रकार के, जिसमें स्वयं का परागण होता है, ऐसी किसी के लिए जरूरत नहीं होती है किसी और पुष्प की, ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे भौगोलिक इसी एरिया में क्या होता है, कोई नदी बहने लगती है, कोई पृथक्करण आ जाता है, ये पौधे गाइस इन लोगों से नहीं मिल पाते हैं, और गाइस ये वाले पौधे इससे नहीं मिल पाते हैं। तो गाइस क्या इसमें नई जाति का निर्माण हो पाएगा क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि वो वही जाति का निर्माण होगा, वहाँ पे भौगोलिक पृथक्करण का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पे ये पौधे हैं जो वो अपने, क्योंकि इनके लिए गाइस इन पौधों की आवश्यकता नहीं थी, इससे ये पौधे स्वयं गाइस नई जाति का निर्माण नहीं होगा, ये अपना रिप्रोड्यूशन करते रहेंगे, ये नए गाइस पुष्प बनाते रहेंगे अपनी ही आकृति के, ये दूसरे पुष्प नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इनमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
देखिए गाइस, तो इस प्रकार अपन आंसर लिख सकते हैं कि भौगोलिक पृथक्करण जाति के उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है। हम देखते हैं इससे नई जाति तो उत्पन्न होती है, हो सकता है क्योंकि भौगोलिक परागण को संरक्षित करता है। जबकि लेकिन हमने देखा था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है गाइस, इससे दूसरे गाइस यदि पौधों के लिए दूसरे के परागण की आवश्यकता होती, दूसरे पुष्प के पौधों की, तो यदि ऐसा होता नई जाति का उद्भव हो सकता था वहाँ। लेकिन हमने यहाँ पे, जबकि पौधे यहाँ पे क्या कर रहे थे, पर परागित थे, उसके लिए गाइस पर परागित ही होने चाहिए, तो ही गाइस नई जाति का उद्भव होता वहाँ पे, है ना। धीरे धीरे डिफरेंस आता और नई जाति का उत्पन्न होता, जिससे कि वो परागण नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि वो स्वपरागित थे, उनके लिए दूसरे गाइस पुष्प की जरूरत नहीं थी, उससे गाइस जो पौधे में पुष्प था उसी से वो परागण कर रहे थे, है ना। तो स्वपरागित पौधों के संदर्भ में भौगोलिक पृथक्करण की जाति का उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता, यही बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे स्वपरागण हो रहा था, उसे दूसरे पौधे की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जब दूसरे पौधे की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वहाँ बीच में नदी बहे या तालाब बहे, वो उनको मिलने की जरूरत ना तो पहले थी, ना तो पहले भी मिल रहे थे उसके परागण, ना बाद में मिल रहे हैं, तो उसमें नई जाति का निर्माण उसमें क्यों होगा, है ना। उद्भव का कारण वो नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन जीवों की जाति के उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों, और हो सकता नहीं हो सकता तो क्यों। इसमें पूछा गया है कि जो भौगोलिक पृथक्करण, जो बीच में गई नदी यदि बहने लगे, बाई चांस भूकंप आ जाए, हम लोग साथ में रह रहे हैं और फिर यदि नहीं मिल पाते हैं, तो जो अलैंगिक जनन है, वो अलैंगिक जनन है गाइस, इसमें लैंगिक जनन नहीं है, तो क्या इससे जाति के उद्भव का कारण हो सकता है, इससे क्या नई जाति बन सकती है या नहीं। तो गाइस देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता रहे हैं गाइस, लैंगिक जनन में गाइस, लैंगिक जनन जो होता है गाइस, उसके लिए नर और मादा का होना जरूरी है, लेकिन अलैंगिक जनन में ना ही नर मिलना है ना मादा। उसमें गाइस कोई जीव है, उसके गाइस 2 भागों में टूट जाता है इस अलैंगिक जनन में, और उससे 2 बन जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं अलैंगिक जनन में। यहाँ पे बहुत सारे माना कि जीव पाए जाते हैं, जो कि गाइस इनके लिए एक दूसरे का गाइस मिलाप जरूरी नहीं है, वो गाइस खुद टूट जाते हैं, खुद में विखंडन होता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है। और बाई चांस यहाँ से कोई नदी निकल जाती है, ये गाइस इस साइड के जीव इससे नहीं मिल पाते हैं, तो क्या इनमें गाइस डिफरेंस आएगा, तो इससे क्या नई जाति बनेगी, तो नहीं बनेगी। और नई जाति कैसे बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, हम आपको ये बता दें, यदि गाइस यहाँ पे लैंगिक जनन होता, अब गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है, ठीक है ना। और लैंगिक जनन में क्या होता है, स्त्री और पुरुष का मिलना बहुत ही जरूरी होता है, मतलब कि नर और मादा का मिलना जरूरी है। जब इन दोनों का मिलना जरूरी है, ये बहुत सारे जीव रह रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलकर के ही अपने बच्चे का बनाते हैं। जैसे मानव प्रजाति में बहुत सारी प्रजाति जाति अपन देखते हैं, स्त्री पुरुष रहते हैं, और यहाँ पे एक दूसरे से मिलने के कारण ही शादी होती है उनमें, जब वो मिलते हैं तो ही बच्चे को जन्म देते हैं। और एक समय क्या होता है, यहाँ पे वो आ जाता है भौगोलिक पृथक्करण, मतलब यहाँ पे कोई नदी बहने लगती है बहुत ज़्यादा, तो ये वाले जो जीव हैं, जो यहाँ के गाइस जीव है इस वाले एरिया के और इस वाले एरिया के जीव एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, तो क्या होगा, इनके बच्चे हुए गाइस, जो इनके बच्चे हुए, देखिए यहाँ के बच्चे में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आता गया, एक समय बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। जैसे हमारे दादा, जो दादा आदा वगैरह थे, परदादा थे, वो गाइस बहुत अलग थे उनकी संरचना, और धीरे धीरे डिफरेंस आते आते हम में बहुत चेंज आ गए, है ना। और यहाँ पे भी आते गए इनमें चेंज, अब ये एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। और एक समय आया गाइस, तो ये वाली जाति और ये वाली जाति नहीं मिल पाती थी, तो ये होता है गाइस लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में जो होता है, 2 जीवों को गाइस मिलने से बनता है कोई भी नया जीव, तो उसमें जाति की संभावना का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अलैंगिक जनन में जो जीवों के गाइस जाति के उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है क्या, तो आप
बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने बता दिया कि भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में वे अपने DNA को अपनी संतति में बिना किसी परिवर्तन को स्थानांतरण कर देते हैं। जनक कोशिका खुद कर देते हैं, वो टूट जाते हैं और उससे नया जीव बन जाता है। तो अलैंगिक जनन में ऐसा नई जाति के उद्भव के चांस कम रहते हैं, नहीं बनती है, ठीक है ना। लेकिन लैंगिक जनन में बन सकती थी नई जाति। हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है गाइस? उस अभिलक्षण को एक उदाहरण द्वारा दीजिए जिनका गाइस उपयोग हम दो स्पीसीज के विकासीय संबंध का निर्धारण करने के लिए करते हैं। तो गाइस हमें ये लिखना है इसमें कि गाइस हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी प्रजाति, दो प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, तो उसमें गाइस कोई विकास का संबंध है या नहीं है ना। तो गाइस इसको हम दो कारक कौन से हैं, उसमें हम गाइस समजात अंग देख सकते हैं उनके, और एक गाइस उनके समरूप अंग देख सकते हैं। समरूप अंग मतलब कि कार्य करने वाले अंग, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या गाइस दो प्रजातियां, जैसे भेड़ और बकरी की प्रजाति है गाइस, उनमें कोई समानता है? क्या हो सकता है उनके पूर्वज एक रहे हों, वो गाइस उनमें धीरे धीरे क्या आए हों, चेंजेस आए हों। चेंजेस आते आते, विभिन्नता आते आते एक समय ऐसा हो गया हो कि वो पूर्णतः अलग हो गए हों। उनमें गाइस अब उनके मिलने से कोई बच्चे का जन्म ना होता हो और पहले होता रहा हो। तो हम गाइस इसको अभी ये दो कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार समरूप अंग होते हैं। इसके समरूप अंग मतलब वो एक समान कार्य करने वाले वो अंग कार्य तो एक समान करते हैं, लेकिन गाइस उनकी बनावट अलग अलग होती है, उसको समरूप अंग कहते हैं। और समजात अंग के बारे में यदि आ जाता है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। हम अभी इसका आंसर इतना ही है, आप इतना लिख देना। हाँ, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। समजात अंग क्या होते हैं? जो गाइस संरचना उनकी समान होती है, उनका देखने में समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है गाइस यदि हम देखें तो ये है रहा गाइस मेढक का हाथ, ठीक है ना, और ये रहा गाइस छिपकली का हाथ। किसका हाथ रहा? छिपकली का। तो हम देखते हैं गाइस ये समजात अंग हैं एक प्रकार के। देखिए हमें देखने में बनावट इनकी बिल्कुल सेम लग रही है। लग रहा है जो छिपकली है गाइस और मेढक हैं, इनके पूर्वज क्या रहे हों, एक से रहे हों, और गाइस इनमें चेंजेस आते गए और एक समय ऐसा आया कि गाइस ये समजात अंग हैं जो एक समान दिखते हैं। तो मेढक क्या करता है? चलने के लिए काम लेने लगा हो, और ये क्या है अपनी प्रकृति के अनुसार जिससे उसको सहूलियत हो। और गाइस ये छिपकली क्या करने लगी है? कोई भी चीज़, वो भी गाइस चलने के लिए मतलब पकड़ती टाइप की है, वो अलग नहीं होती है ना। तो ऐसा लगता है ये एक से हों। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये है पक्षी का हाथ और ये है गाइस मानव का हाथ। क्या है गाइस? ये मानव का हाथ। ऐसा लग रहा है कि हमारे एक से हों, बिल्कुल सेम इक्वल हों। तो ये होते हैं गाइस समजात अंग जो देखने में समान लगते हो, लेकिन कार्य अलग अलग है। पक्षी उड़ने के लिए बैठने के लिए अलग करता है कार्य, और गाइस हम लोग बहुत सी चीज़ों को पकड़ने के लिए अपने हाथ का यूज करते हैं, वो पक्षी बैठने के लिए यूज करता है कि नहीं करता है इन्हीं का। तो ऐसा लगता है कि थोड़ी हमारे पूर्वज एक से रहे हों, और गाइस हमें चेंज आते आते कोई भौगोलिक पृथक्करण आ गया हो, बहुत सारे जीव रहते रहे हों, और यहाँ पे गाइस एक दूसरे से सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन छूट गया हो, एक दूसरे का मिलना जाना, बोलना बतियाना, और गाइस से विवाह इनका छूट गया हो, और एक समय ऐसा आया हो कि इनमें चेंजेस आते आते, दोनों की प्रजातियों में चेंजेस आते आते एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल अलग हो गए हों, कि अब हम दोनों के मिलने से अब कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। तो ये हो सकता है। ये होते हैं समजात अंग। ये होते हैं गाइस समरूप अंग। देखिए समरूप अंग और देख लीजिए, देखिए ये है चमगादड़ और ये है गाइस पक्षी। तो गाइस चमगादड़ के यदि हम पंख देखें तो उनके बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं और इसके अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्य अलग एक से है कि नहीं है। चमगादड़ भी उड़ने के लिए गाइस इनका यूज कर दी है पंखों का, और ये भी यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये गाइस हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये है गाइस आपका विकासीय संबंध। आप इस प्रकार निकाल सकते हैं समजात अंग और समरूप अंग के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, और क्यों कहा जा सकता है, क्यों नहीं?
नहीं कहा जा सकता कि तितली और चमगादड़ के जो अंग हैं गाइस, समजात अंग हैं, पंखों को गाइस समजात अंग नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि हम देखें तो चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनते हैं, जबकि तितली के पंख त्वचा के झिल्ली नुमा विस्तारों के रूप में बने रहते हैं तथा खोखली नलिका रूपी सिराओं द्वारा तने रहते हैं, जो कि वास्तव में समरूप अंग हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें आंसर लिख चुके हैं अपन कि उनको नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कि यदि हम तितली के अंग देखें तो गाइस वो कैसे होते हैं कि वो तितली के अंग देखें तो वो खोखली नलिका के रूप में, सिराओं के रूप में तने हुए विस्तारित होते हैं, जबकि यदि हम चमगादड़ का देखें तो दीर्घित उंगली के समान होते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए, आप यहाँ पे दोनों का डायग्राम लगा हुआ है। देखिए ये है गाइस चमगादड़ के गाइस ये उंगली के समान दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये पंख दीर्घित उंगली के समान। लेकिन यदि हम तितली के अंग देखें गाइस तो ये कैसे हो रहे हैं, छोटे छोटे सिराओं के रूप में गाइस। ये कैसे हैं? देखिए झिल्ली नुमा रचना से बिल्कुल फैले हुए हैं, बल्कि उंगली के समान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और समजात क्या होता है गाइस? समजात में अंग गाइस समान दिखने चाहिए, कार्य भले अलग अलग हो। और समरूप कहें तो समरूप में यदि समरूप पूछा जाता गाइस तो क्या होता? तो गाइस इनके कार्य तो गाइस एक से है, भी तितली भी उड़ने के लिए कर रही है कार्य, और ये भी कर रहा है, चमगादड़ भी कर रही है। तो गाइस समरूप हो सकते हैं लेकिन समजात नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समजात में आकार एक सा होना चाहिए, उसको हम समजात कहते हैं, और समरूप में कार्य एक सा होना चाहिए, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जीवाश्म क्या है? वे जैव प्रक्रम के बारे में क्या दर्शाते हैं? जीवाश्म, तो गैस जीवाश्म के बारे में आप लिखिए आगे, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। प्राचीन काल में अनेक प्रकार के गैस जैव पौधे और जंतुओं मृत अवशेषों के चट्टानों में परिरक्षित होते हैं। तो गैस हम देखते हैं जो प्राचीन काल है गैस, बहुत समय पहले की बात है, उसमें गैस हम देखते हैं बहुत से जीव पौधे जंतुओं को गैस हम मरे हुए अवशेष मिले हैं, मरे हुए गैस उनके शरीर मिला हुआ है, जो कि चट्टानों में परिरक्षित था, चट्टानों में दबा हुआ था, ध्यान रखना। तो वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं, जो कि गाइस प्राचीन काल में जीव पौधे जंतु के अवशेष चट्टानों में परिरक्षित हैं, उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है ना। उनका अनुक्रम प्रक्रम क्रम को दर्शाता है, जो कि किसी प्रकार के जीवों के विकास सने हुआ है, जैव विकास कहलाता है। तो जैव विकास क्या कहलाता है गाइस? हमने ये भी बता दिया कि जीवाश्म क्या कहलाता है, जो कि गाइस मरे हुए जीवों के अवशेष जो हमें मिलते हैं चट्टानों के रूप में दबे। हो सकता है भूकंप आया हो, बहुत सारे लोग क्या हो गए हों गाइस, वहाँ पे चट्टान में दब गए हों, है ना, और दब गए हों तो उनका शरीर मरा हुआ वैसे ही डला हुआ है और वो चट्टानों में दब गया है और वो मर गए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीवाश्म कहेंगे। गाइस अब जीवाश्म का हमें क्या लेकर उसी को धीरे धीरे जीवन का गाइस विभिन्न प्रजातियों का विकास होकर हम देखते हैं कि आज उनको देखा गया। ठीक है ना। तो इनका जैव विकास कैसा होता है गाइस? सने होता है, धीरे धीरे होता है। लाखों वर्ष पहले गाइस हम देखते हैं जैव विकास कैसे होता है। कोई भी जीव है गाइस, हमारे दादा हुए, जैसे कि बहुत सारे पूर्वज हैं, है ना, हमारे उनके बच्चे हुए, तो गाइस इनमें डिफरेंस आता गया और एक दिन इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है गाइस कि हम पहले की तुलना में आज के जीव देखें तो गाइस एक नई प्रजाति निकल के आ जाती है। कोई गाइस भौगोलिक पृथक्करण नहीं मिले जीव, तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक नई प्रजाति बन जाती है, जैसे भेड़ की, बकरी की, बहुत सारी प्रजातियां जो हम देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्या कारण है गाइस, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग में इतने छिन्न दिखने वाले मानव एक ही स्पीशीज के हैं? सो गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम देखते हैं हमारे आकृति, किसी का काला रंग, किसी का सफ़ेद, अलग अलग रंग के लोग हैं और सभी का स्पीशीज मतलब प्रजाति एक सी है। प्रजाति क्या होती है गाइस? जिसके मध्य गाइस यदि हम एक ही प्रजाति के, तो हमारे मध्य क्या लैंगिक प्रजनन हो सकता है। हम गाइस बच्चे को जन्म दे सकते हैं दोनों मिल जाएं तो, लेकिन दूसरी प्रजाति से मिलेंगे तो नहीं होगा। माना कि हम चिड़िया की प्रजाति से मिलते हैं, तो चिड़िया की प्रजाति से हम मिलेंगे, हमारी शादी हो जाती है, तो क्या हम बच्चे को पैदा कर पाएंगे?
पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो गाइस वही होती है स्पीसीज। तो हम देखते हैं हमारे मानव में भी तो बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है, आकृति अलग होती है, लेकिन स्पीसीज एक सी है, प्रजाति एक सी है। तो इसका क्या कारण है? तो हम देखते हैं आकृति, आकार, रंग के रूप में भेद होने वाली प्रजाति के योग को कोई जैविक आधार नहीं है गाइस। यदि इनमें डिफरेंस आता है तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये गाइस आभासी प्रजातियां होती हैं। लेकिन डीएनए अनुक्रम के अध्ययन से पता चलता है कि ये सभी मानव में एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, जो कि कालांतर में भौगोलिक पृथक्करण और अन्य कारकों के कारण आभासी प्रजातियों में बट गए और जैव विकास की घटना है। गाइस यही जैव विकास की घटना है। तो गाइस क्या कारण है? तो हम देखते हैं गाइस, हो सकता है हम लोग एक ही, जैसे कि गाइस अफ्रीका में सबसे पहले अवशेष पाए गए हैं मानव के, तो ऐसा लगता है कि मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस हम देखते हैं और बहुत सारे लोग यहीं पर रहते रहे हों, और रहते 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 क्या हुआ हो गाइस, एक समय ऐसा आया हो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जल बहुत ज़्यादा है कि नहीं अफ्रीका हम और भारत के मध्य। हो सकता है इनमें कोई नदी भूकंप आया और हम लोग क्या हुए, यहाँ पर खाई बन गई, खाई के साथ साथ अब बहुत ज़्यादा नदी निकल गई, जिससे कि हम इन लोगों से गाइस नहीं मिल सकते थे और ये लोग इन लोगों से नहीं मिल सकते थे। इससे क्या होगा, जब हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो गाइस हम में क्या आते गए, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आते गए, और डिफरेंस आते आते एक समय कालांतर में एक नई जाति के रूप डिफरेंस आते गए गाइस। तो हम देखते हैं अभी भी हमारा डीएनए है जो गाइस वो एक दूसरे से मिलता है अनुक्रम में। और जब अनुक्रम जैव विकास में हम देखते हैं तो इस जब एक दूसरे से डीएनए में हमारा अनुक्रम मिलता है मानव जाति में, तो हमें ऐसे डीएनए से पता चलता है कि हमारा डीएनए और उनका डीएनए एक सा है। लैंगिक प्रजनन भी हो सकता है। तो नई स्पीसीज के सदस्य नहीं हैं, मानव एक ही स्पीसीज। इससे पता चलता है कि हमारा मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं और कालांतर में हो सकता है भौगोलिक पृथक्करण आया हो, इसके कारकों में आभासी प्रजाति में हम लोग बट गए हों और जैव विकास की यह घटना है। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में इसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो गाइस देखिए, विकास के आधार पर विकास साधारण रूप से केवल शारीरिक संरचना को जटिल बनाता है। क्या करता है, जैसे जैसे विकास होता है तो हमारी शारीरिक संरचना क्या होती जा रही है, और कठिन और जटिल होती जा रही है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है गाइस कि सरल शारीरिक संरचना वाले अभिक्रियाशील, वास्तव में बैक्टीरिया की शारीरिक संरचना यदि हम देखें तो बहुत ही सरल है कि नहीं है। लेकिन यदि हम देखें वो सरल है, फिर भी वह हम देखते हैं सब जगह रह सकता है। सर्वव्यापी होते हैं बैक्टीरिया, अर्थात वे जल में भी रह सकते हैं, थल पर भी और वायु में जीवित रहते हैं। इसलिए बैक्टीरिया, जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी के विकास के पृथक्करण की गाइस अलग अलग हमें शाखाएं दिखाई दे रही हैं। हमें ऐसा लगता है ये अलग अलग शाखाएं हैं गाइस ये बैक्टीरिया की। ठीक है गाइस, अभ्यास प्रश्न लगाते हैं। अभी हमने जो चैप्टर के बीच बीच में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उनको देखा था। अब देखते हैं इसके जो चैप्टर के लास्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मेंडल के एक प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि लंबे मटर के पौधे लिए जिनके पुष्प कैसे थे, बैंगनी थे। ठीक है ना। उनका संक्रमण उन्होंने बौने पौधे लिए कुछ जिनके गए सफ़ेद पुष्प थे। दो प्रकार के गए पौधे लिए, एक तो लिया उन्होंने लंबा पौधा, ठीक है ना, और एक लिया गए छोटा पौधा। लंबे पौधे के पुष्प कैसे थे गाइस, बैंगनी कलर के थे। किस प्रकार के पुष्प खिले हुए थे इसमें, बैंगनी कलर के पुष्प खिले हुए थे। ठीक है ना। और जो छोटा पौधा लिया उनका पुष्प कैसा था गाइस, उनका पुष्प था सफ़ेद पुष्प थे। कैसे पुष्प थे, सफ़ेद पुष्प खिले हुए थे छोटे बौने पौधे में। ठीक है ना, बौना पौधा लिया तो फिर क्या देखा उन्होंने, इनका गाइस संक्रमण करवाया, एक दूसरे का संक्रमण करवाया। इनका परागण गाइस इससे करवाया और उनका उससे करवाया। ठीक है ना। तो फिर क्या पाया गाइस, तो उन्होंने देखा गाइस इनकी जो सभी संतति थी वो सभी पौधे पुष्पों में कैसे थे, बैंगनी कलर के पुष्प निकले रंग के थे। परंतु उनमें से गाइस लगभग आधे बौने पौधे थे,
पौधे थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो आप किस प्रकार इनको लिख सकते हैं। तो गाइस उन्होंने क्या लिया, लंबा। इसमें क्या देखा हमने, इसमें एक मिला उनको। गाइस आधे पौधे तो क्या हुए, लंबे हुए, और आधे पौधे क्या हुए, छोटे हुए। तो आप लिख सकते हैं लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे गाइस, कैपिटल टी। और जो छोटे आधे पौधे छोटे हुए हैं तो स्मॉल टी आधे हुए हैं। और गाइस हमने क्या देखा, उनमें सभी में जो लंबे हों या छोटे हों, तो जो नया पौधा बना उनमें सभी में क्या देखा हमने, सभी पौधों में गाइस बैगनी कलर के पुष्प ही खिले हुए थे। कौन कलर के पुष्प खिले हुए थे, बैगनी कलर के पुष्प खिले हुए थे सभी मटर के पौधे में। ठीक है ना, सभी में क्या खिले हुए थे, बैगनी कलर के पुष्प। तो बैगनी कलर के लिए लिख सकते हैं आप, सभी में खिले हैं तो डब्लू, कैपिटल डब्लू सभी में आएगा। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, आप बता सकते हैं कैपिटल डबल टी और कैपिटल डब्लू क्या, तो नहीं, इसमें गाइस आधे पौधे आना चाहिए। क्या आधा, एक टी आएगा, एक कैपिटल, एक स्मॉल आएगा, क्योंकि हमने देखा कि सभी पौधे लंबे नहीं थे, आधे पौधे लंबे थे। इसके बाद देखिए, सभी पौधे लंबे और सभी बैगनी कलर के पुष्प नहीं थे। क्या थे इसमें, सफ़ेद कलर के पुष्प थे क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें तो सफ़ेद बता रहा है, क्योंकि डब्लू तो क्या है, स्मॉल डब्लू सफ़ेद कलर का वो है। इसके बाद देखिए सिंबल है। इसके बाद आधे क्या है, आधे गाइस टी है कैपिटल, तो आधे लंबे और आधे बौने, ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पे लिखा है गाइस, क्या ये डब्लू डब्लू, तो बिल्कुल यही आंसर होगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि सभी क्या थे, बैगनी थे, एक और आधे पौधे लंबे और आधे पौधे छोटे थे, तो ये राइट आएगा। ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि आधे बैगनी थोड़ी हैं, सभी बैगनी हैं। तो राइट आंसर टी डब्लू, टी कैपिटल टी, छोटे स्मॉल टी और डबल डब्लू। ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, समजात अंगों का उदाहरण क्या है। समजात अंग क्या होते हैं, आगे हम आपको ये बता दें। समजात अंग गाइस वो जिसकी देखने में संरचना आकार एक सा हो, उन अंगों का। जैसे गाइस हम देखें तो हमारा मेढक का अंग ले लीजिए गाइस, हाथ ले लीजिए, या फिर आप मानव का हाथ ले लीजिए, लगभग सेम संरचना दिखाई देती है हमको। इसके बाद देखिए, तो कौन सा समजात अंग का उदाहरण कौन सा है, हमको ये लिखना है। जो हमारा हाथ है तथा कुत्ते का अग्रपात मतलब आगे का हाथ है, क्या एक सा है। हमारा दांत है तथा हाथी के दांत एक से होते हैं क्या। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्त्री एक से होते हैं क्या। दोनों के, आलू को घास देखिए चाहे घास की ऊपर का स्तर देखिए, एक से होते हैं क्या, तो बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। समथिंग एक से ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है। हमारी गाइस समानता किससे अधिक मिलती है, यदि हम देखें तो विकास की दृष्टिकोण से यदि हम देखें, हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति होता है, उसमें गाइस डिफरेंस पाते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी अंतर आते जाते हैं। हमारे पापा हुए, हमारे पापा से हमारे बच्चे, हम हुए, हमसे हमारे बच्चे हुए, उनके भी बच्चे होंगे गाइस, तो उनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस चेंजिंग आती जाएगी। ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारा संबंध किससे मिलता है। इन ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, उनमें से देखते हैं। क्या चीन के विद्यार्थी और हमसे इंडिया के विद्यार्थी मिलते हैं, क्या चीन के, क्या या फिर लोग चिंपैंजी से मिलते हैं हम लोग, या मकड़ी से हमारी संरचना एक सी है, या जीवाणु से मिलते हैं। तो राइट आंसर होगा गाइस कि चीन के विद्यार्थी हों चाहे हम लोग हों, उनमें ज़्यादा समानता है चिंपैंजी की अपेक्षा। और यदि क्वेश्चन आ जाता गाइस कि चीन के विद्यार्थी नहीं आता, आ जाता गाइस कि हमारा संबंध गाइस अमीबा से है या गाइस चिंपैंजी है, तो ऑफकोर्स चिंपैंजी आप आंसर लगाते। ठीक है ना, वो लगभग एक से दिखाई दे रहा है। अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आँखों वाले बच्चों के जनक की आँखें भी हल्के रंग की होती हैं। उन्होंने क्या देखा, हमने एक अध्ययन पढ़ी कहीं पे, ये लिखा हुआ था कि जिसके गाइस बच्चे हैं, बच्चों की यदि हल्के रंग है उनकी आँखों के, तो हो सकता है उनके पिता के भी हल्के रंग की आँखों के हों। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण गाइस प्रभावी होता है या अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।
तो गाइस देखिए इसके आधार पर आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी होता है या नहीं गाइस, होता भी है कि नहीं होता है, हम ये इसके आधार पर गाइस पढ़ने वास्ते नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दिए हुए उसके आंकड़े अपर्याप्त हैं, वो पर्याप्त नहीं हैं। हमें कम से कम 3 पीढ़ियों के संदर्भ में आंकड़े होने चाहिए, जबकि यह केवल 2 पीढ़ियों के आंकड़े ही दिए हुए हैं। तो गाइस हम ये नहीं बता सकते कि उनकी संतानें भी हल्के रंग की होंगी यदि माता पिता की आंखों का रंग हल्का है तो। क्यों नहीं बता सकते? अभी हमने देखा कि एक बच्चा है, उसकी गाइस हल्के रंग की आँखें हैं, और उसकी गाइस हमने देखा एक और पीढ़ी कौन सी है, उसके माता पिता हैं, उनके भी हल्के रंग हैं, ठीक है ना, आँखों के। तो गाइस हम इतने बस से नहीं बता सकते। अब हमें गाइस इसका बच्चा भी पता होना चाहिए। इसका बच्चा भी यदि होता है और उसकी आंखें भी हल्के रंग की होती तो हम बता देते कि ये प्रभावी है। तो गाइस इसके लिए हमें 3 पीढ़ियों का होना जरूरी है, दादा, पापा और हम, ठीक है ना, इनका होना जरूरी है। जैव विकास में वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? तो गाइस जैसे जैसे जीवन का विकास हुआ तो हम देखते हैं वर्गीकरण भी हुआ, है ना, कि ये दूसरी प्रजाति का है, ये दूसरी प्रजाति का है। जैसे हमारे यहाँ गाइस हम देख लें कि बहुत सारी बुकें आ जाती हैं, तो हम क्या कर, यदि हमारे पास एक बुक होती है तो उसमें वर्गीकरण की कोई ज़रूरी नहीं होती है। और जैसे जैसे गाइस विकास होता है, विकास मतलब जैव विकास हुआ, जैसे बहुत सारे जीव आए तो उनमें गाइस समानता के आधार पर हम उनको एक कैटेगरी में अध्ययन के लिए रख देते हैं। जैसे गाइस हमारे घर में बहुत सारी बुकें आ गई, हमारा सिलेबस शुरू होने वाला है, कोर्स शुरू होने वाला है, तो हमने गाइस सामाजिक विज्ञान की भी बुक मंगा ली, कॉपी भी मंगा ली। तो गाइस हमने एक अलमारी में सामाजिक विज्ञान की, मतलब एक खंड में हम सामाजिक विज्ञान की कॉपी, सामाजिक विज्ञान की बुक, सामाजिक विज्ञान के नोट्स इकट्ठे रख दिए, जिससे कि हमें ढूंढने को ज़रूरत ना हो, हम आसानी से निकाल सकें, उसका अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार हमने सोशल साइंस की ली, सोशल साइंस का गाइस सब कुछ एक साइड रख दिया। तो गाइस ये वर्गीकरण जब विकास होगा तभी एक दूसरे से संबंधित हुए कि नहीं हुए, परस्पर हुए कि नहीं हुए। जब विकास नहीं होगा तो वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। इसका आंसर अपन किस प्रकार लिखते हैं, अपन ये देखते हैं समानता के आधार पर। जैसे कि समानता के आधार पर, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की कॉपी एक समान है, बुक, कॉपी, नोट्स सब कुछ है ना, और उसकी अलग लिखती है। वर्गीकरण में जो जीवों का आंतरिक और बाह्य संरचना में समानता और विकास के इतिहास का आधार पर सामान्य रूप से समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है गाइस जीवों को? एक तो उनकी आंतरिक संरचना हो सकता है मिलती हो, बाह्य संरचना यदि मिलती है तो अपन एक साइड रख देते हैं कि जो एक समान जीव वाले हैं। समानताओं का विकास के इतिहास के आधार पर सामान्य रूप से समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। जिनकी संरचना एक सी मिल रही है उनको अपन क्या कर दिए, वर्गीकृत करके समूह में एक साइड रख दिए। और इसी प्रकार 2 जातियां हैं, एक दूसरे के निकट संबंध रखती हैं। माना कि हम देखते हैं कि हम सभी लोग क्या रखते हैं गाइस, हम देखते हैं कि वातावरण के आधार पर हम 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक थल वाले जीव बांट दिए जाते हैं जो भूमि में रहते हैं, कोई जल वाले जीव जो हमें समानता पाई जाती है जल में, जैसे मछली है, कॉकरोच है, मछली है, और गाइस मगरमच्छ है, तो उनको जल वाले रख दिए। इसी प्रकार उड़ने वाले अलग रख देते हैं, उनमें भी कुछ संबंध पाए जाते हैं ना। तो दो जातियों के एक दूसरे के निकट संबंध रखती हैं यदि उनमें अधिकतर अभिलक्षण समान होते हैं और 2 जातियां काफ़ी निकट संबंध रखती हैं तो उनके पूर्वज हो सकते हैं नवीन ही हों। हम देखते हैं कि गाइस हो सकता है दोनों प्रजातियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जैसे भेड़ और बकरी, तो गाइस उनको हम अलग रख देंगे, है ना। हो सकता है उनके पूर्वज क्या हों, नवीन हों, नए हों, दोनों के। हम जीवों की उनकी समानताओं के आधार पर जीवों को वृक्ष को बनाने पर समानता रखते हैं और वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैव विकास और वर्गीकरण के अध्ययन क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। गाइस इस प्रकार संबंधित है कि नहीं है? जैसे जैसे जीवन का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, जिससे हमें क्या हुआ, हम अध्ययन आसानी से कर सकें। परस्पर संबंधित हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। समजात क्या होते हैं और समरूप क्या होते हैं, तो इनको उदाहरण देकर समझाना है। तो गाइस समजात अंग क्या कौन से होते हैं? देखिए समजात आप ध्यान रखना गाइस, समरूप
ठीक है ना। देख पढ़ने में गाइस इनके अपोजिट निकलेंगे अर्थ। देखिए समरूप है, रूप है तो गाइस उसमें रूप समान नहीं होगा, उनका आकार समान नहीं होगा, लेकिन समजात में आकार समान होता है। क्या होता है गाइस इसमें? आकार समान होता है। ध्यान रखना, आकार मतलब उसकी शारीरिक बनावट है ना, डिजाइन एक सी होगी। शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे पढ़ते हैं अपन समजात क्या होते हैं। तो समजात में हम देखेंगे प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति और संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। क्या होते हैं समजात गाइस अंग? जो कि गाइस देखने में आकृति और संरचना में कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसको समजात कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें मनुष्य का हाथ देख लीजिए, चाहे गाइस पक्षियों के पंख देख लीजिए, हमें एक से दिखाई देते हैं। पर चमगादड़ हो, पक्षी हुए, और या गाइस मगर है, छिपकली है, घोड़े हैं कि घोड़े के अग्रपाद हैं, ये क्या है गाइस, समजात अंग हैं। ये देखने में समान लगते हैं, लेकिन सबके गाइस कार्य अलग अलग हैं। गाइस मनुष्य का हाथ हम देखते हैं कोई भी चीज़ पकड़ने का काम करता है, लेकिन चमगादड़ और पक्षी वगैरह है गाइस, पक्षी है जैसे कि घोड़ा है, ये तो चलने के लिए काम करता है, पक्षी उड़ने के लिए, पक्षी बैठने के लिए, ठीक है ना। चमगादड़ भी गाइस चलने बैठने के लिए, ये अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन दिखने में एक सी लगेंगे। हम अभी अब इसका डायग्राम भी दिखाएंगे, अब टेंशन नहीं लेना। देखिए गाइस समवर्ती अंग या समरूप अंग क्या होते हैं। तो गाइस समवर्ती अंग देखिए जस्ट अपोजिट होते हैं समजात के, मतलब कि ये देखने में गाइस समान नहीं होंगे, लेकिन कार्य इनके समान होंगे। गाइस प्राणियों के शरीर में ऐसे अग्र अंग की उत्पत्ति जो कि संरचना में गाइस भिन्न होती है, भिन्न मतलब अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इनके गाइस कार्य समान होते हैं, तो उसको समवर्ती या समरूप अंग भी कहा जाता है। जैसे गाइस आप देख लीजिए कि चमगादड़ के हाथ देख लेना आप, और पक्षी के हाथ देख लेना। तो चमगादड़ के हाथ क्या देखने में गाइस एक से नहीं लगेंगे, और पक्षी के गाइस पंख है ना, और विभिन्न कीटों के पंख, चमगादड़ का पंख हो या फिर पक्षी का पंख हो, तितली वगैरह का पंख हो गाइस, तो ये समरूप का उदाहरण है। गाइस ये कार्य एक सा करेंगे, चमगादड़ भी उड़ती है गाइस, उड़ने में पंख का काम लेती है, और पक्षी भी लेता है, लेकिन गाइस इसकी बनावट हम देखेंगे तो एक सी नहीं होगी, इसकी संरचना या बनावट क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो गाइस देख सकते हैं ये है गाइस समजात का उदाहरण। किसका उदाहरण है गाइस, समजात का। देखिए ये है मेढक का हाथ, ये है गाइस छिपकली का हाथ, लगभग सेम दिख रहा है। तो गाइस ये समजात अंग हैं, ये दिखने में इनकी संरचना समान होती है, लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। छिपकली मेढक क्या करता है गाइस, उचटने का उन्हीं से कार्य करता है, बैठता है, लेकिन छिपकली मतलब कि उसको भी पकड़ने का कार्य करती है। इसी प्रकार देखिए ये पक्षी है गाइस, पक्षी क्या करता है, बैठने का कार्य करता है पक्षी, है ना इनके। और मानव का मानव का हाथ, लगता है हमारे पूर्वज एक से रहे हो, हमें विभिन्नता आई हो, भौगोलिक पृथक्करण हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, और गाइस हम अलग अलग हो गए हो, एक नई प्रजाति बन गई हो, है ना। तो इनके हाथ एक से दिख रहे हैं, इसलिए इसको समजात अंग कहेंगे। इनके कार्य अलग अलग हैं। पक्षी क्या करता है, कोई भी हम देखते हैं हमारे हाथ पकड़ने का, विभिन्न चीज़ को पकड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन इनका बैठने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन पूछा था समरूप अंग। तो समरूप अंग वो होते हैं गाइस जो कि हम देखने में एक से नहीं होते हैं, लेकिन कार्य एक से होते हैं। देखिए चमगादड़ के यदि हम पंख देखें तो देखिए उंगली नुमा है कि नहीं है। और गाइस पक्षी के पंख देखिए आप, अलग है कि नहीं है, लेकिन वो गाइस उड़ने में दोनों ही क्या करते हैं, उड़ने में काम करते हैं। देखिए तितली भी उड़ती है, और गाइस चमगादड़ भी उड़ती है, पक्षी भी उड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तितली के पंख कैसे होते हैं गाइस, ये बिल्कुल पतली, बिल्कुल अलग अलग गाइस है, मतलब कि पतली झिल्ली के समान बने होते हैं, ठीक है ना। और इसके गाइस ये उंगली के समान बने हुए। तो गाइस ये दोनों अलग अलग होते हुए इनके कार्य एक से हैं, और जिनके कार्य एक से हों और संरचना अलग अलग हो उसको समरूप अंग कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुत्ते की खाल का एक प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। गाइस इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एक
कुत्ते हैं जिसका खाल को देख करके प्रभावी रंग को ज्ञात करिए कि इसमें कौन सा रंग प्रभावशाली है, प्रभावी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिए, प्रोजेक्ट बताना है अपन को। कुत्ते की खाल के रंग के लिए गाइस हम देखते हैं तो उसमें पाया गया है कि उसको नियंत्रण करने के लिए जो उसमें रंग पाया जाता है, काले कुत्ते भी होते हैं, भूरे कुत्ते भी होते हैं, है ना। तो उसको गाइस नियंत्रित करने के लिए कुत्ते में के लिए गाइस कम से कम 11 समरूप जीन्स की श्रेणी होती है। कितनी श्रेणी होती है? 11, जो कि जीन्स होते हैं जो कि समान रूप से कार्य करते हैं। ठीक है ना, रंग के लिए जो कुत्ते की त्वचा के रंग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और कुत्ते के प्रत्येक जनन से एक जीन्स वंशानुगत होता है। प्रत्येक जनन से एक जीन्स क्या होता है? वंशगत होता है, जो कि उसे वंश से प्राप्त होता है। ठीक है ना। प्रभावी जीन्स फिनोटाइप्स को हम प्रदर्शित करते हैं। जो प्रभावी जीन्स होता है उसको किस में प्रदर्शित करते हैं? फिनोटाइप में। उदाहरण के लिए अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए एक कुत्ता है जो आनुवांशिक रूप से बी श्रेणी में काला या भूरा हो सकता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि एक जनन समयुग्मी काला कैपिटल बी है। काला कौन सा है गाइस? कैपिटल बी। ठीक, काला के लिए क्या प्रदर्शित करेंगे अपन? कैपिटल बी। तथा दूसरा जनक कौन सा है उसके लिए? समप्रभावी भूरा है, जिसको हम गाइस भूरा है। इस स्थिति में प्रथम पीढ़ी में सभी संतानें विषम युग्मी होंगी। तो चूंकि इसका काला बी प्रभावी होगा और इसलिए सभी संतानें कैसी होंगी? काली होगी। तो पहले हमने लिया देखिए गाइस, एक लिया काला जिसमें हमको बी से कैपिटल बी से प्रदर्शित किया, और एक लिया गाइस भूरा। ठीक है ना, जिसको हमने स्मॉल बी से प्रदर्शित किया। तो बी लिया यहाँ पे, बी दूसरा। तो जब हम इनको गाइस इनमें क्या करवाते हैं? इनमें गाइस संकरण करवाते हैं। ठीक है ना। संतानें तो देखते हैं हम कि जो सभी संतानें हैं वो इस प्रकार की होंगी, कैपिटल बी वाली भी और स्मॉल बी वाली भी। तो इसमें प्रभावी गुण कौन सा होगा गाइस? कैपिटल वाला। तो संतानें कैसी होंगी? कैपिटल वाला मतलब कि काला होंगी। तो सभी संतानें काली होंगी, लेकिन बाकी गुण भी होंगे लेकिन प्रभावशाली नहीं होंगे। ठीक है ना। इसलिए सभी संतानें कैसी होंगी? काली होंगी। यद्यपि वे दोनों बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी के स्थित रखते हैं। ठीक है ना। रखते तो दोनों का प्रभाव है, लेकिन प्रभावशाली उस समय वही दिख रहा है। यदि वे समयुग्मी पुनः संकरण करवाते हैं, अब जो उन्हें गाइस एक तो प्रभावी मिला है, जो बच्चा पैदा हुआ है ये गाइस प्रथम पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी है। अब इससे भी गाइस यदि हम फिर से संकरण करवाते हैं, ठीक है ना, तो सभी संतानें जो बीबी रखते हैं, यदि समयुग्मी के गाइस पुनः संकरण करते हैं तो 25% समयुग्मी होंगी, काली 50% होंगी। विषम युग्मी गाइस कितनी होंगी? विषम युग्मी भी 25%, समयुग्मी भूरी संतानें प्राप्त होंगी। सो गाइस देखिए, हम इसमें का गाइस अब हम संकरण करवा के देखते हैं। प्रथम पीढ़ी में देखेंगे गाइस, ये कैपिटल भी आप समझ जाना कि वो काले का प्रतीक है और स्मॉल भी क्या है? भूरे का प्रतीक है। ठीक है ना। तो देखिए अब हम एक्स जगह है, देखिए ये है, ये हमने लिया एक तो भूरा एक काला 2 कुत्ते लिए। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लिया स्मॉल वाला। अब गाइस इस बी और इस बी से यदि हम संकरण करवाते हैं, दोनों का लैंगिक प्रजनन करवाते हैं, तो क्या निकल के आ रहा है गाइस? एक कैपिटल बी आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने ये लिख दिया गाइस कैपिटल बी, और इसके बाद ये वाला बी चला गया तो स्मॉल बी। तो गाइस कैपिटल बी है तो कैपिटल बी अपना प्रभाव दिखाएगा, स्मॉल को हटा देगा। और जब स्मॉल का प्रभाव हटा देगा तो क्या निकल के आएगा? कुत्ता कैसा दिखेगा गाइस? हमें काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी अपना प्रभावशाली है और स्मॉल बी अप्रभावी है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये वाला स्मॉल बी और ये वाला कैपिटल बी, ये भी मिलकर सॉरी गाइस, देखिए अब ये वाला बी इस वाले बी से करेगा संकरण, इस वाले से। ठीक है ना। और ये वाला बी करेगा, तो यहाँ पे भी गाइस कैपिटल बी स्मॉल बी हो रहा है। तो दोनों का गाइस यदि प्रभाव गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, और कैपिटल बी जहाँ होगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, ना कि स्मॉल का। तो कुत्ता कैसा निकल के आ रहा है? यहाँ पर भी कुत्ता गाइस काला ही बन करके आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ सभी जगह यही आएगा।
ये प्रथम पीढ़ी है गाइस। तो हम काले और भूरे का करवाते हैं, तो काले और भूरे का यदि हम संकरण करवाते हैं तो दोनों हमने यही देखा कि यहाँ पे पूर्णतः गाइस सभी कुत्ते काले हैं, लेकिन अप्रभावी गुण हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब इनका संकरण होगा तो ये प्रभावी गुण हो जाएंगे, ठीक है ना, ये गाइस दिखाई देने लगेंगे। तो गाइस अभी हमने यहाँ सभी जगह देखे, यहाँ पे काले काले कुत्ते प्रथम पीढ़ी में मिले, हमने काले और भूरे से करवाया तो क्योंकि प्रभावशाली गुण काला था। इसके बाद देखिए अब यही गुण गाइस हम इसी बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये प्रभावी और अप्रभावी गुणों के साथ में संकरण करवाते हैं और इसी गाइस बी के साथ। तो क्या निकल के आता है हम ये देखेंगे, इनके मध्य और कैपिटल बी स्मॉल बी के मध्य करवाते हैं क्योंकि हमें यही मिला है लास्ट में। देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल बी ले लिया हमने, स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब दूसरी पीढ़ी आ गई है, तो दूसरी पीढ़ी में हमने देखा गाइस, दूसरी पीढ़ी में हम देख रहे हैं, देखिए अब करवा के देखिए, ये गाइस कैपिटल बी और कैपिटल बी, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कैपिटल बी, मतलब यहाँ अप्रभावी गुण बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा हमको। यहाँ पे पूर्णतः कुत्ता कैसा दिखाई देगा हमको, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप में यदि हम इस वाले बी से गाइस और इस वाले बी से यदि हम करवाते हैं संकरण तो हमें यहाँ पे गाइस एक प्रभावी गुण दिखाई देगा, एक अप्रभावी, क्योंकि ये कैपिटल बी गया तो हमने ये कैपिटल बी लिख दिया, ये स्मॉल बी लिख दिया। और गाइस प्रभावशाली कौन होता है, जो बड़ा होता है, तो कैपिटल बी प्रभावशाली है, उसने पीछे नीचे वाले को दाब दिया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर स्टेप देखते हैं अपन, इस वाले बी से करवाएंगे और इस वाले बी और इस वाले बी से, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला स्मॉल बी, तो हमने ये लिख दिया स्मॉल बी, और ये वाला कैपिटल बी, इन दोनों का गुणा हुआ। तो यहाँ पे भी गाइस प्रभावी गुण हमें कुत्ता काला दिखाई दे रहा है, सॉरी क्योंकि काला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रभावी गुण कैपिटल बी का है। इसके बाद देखिए सेकेंड ये वाले बी, ये वाला बी और ये वाला भी, दोनों को यदि हम गाइस संक्रमण करवाते हैं, मतलब कि लैंगिक प्रजनन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बी और बी स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो हमें एक कुत्ता गाइस ऐसा मिलेगा जो पूर्णतः क्या होगा, भूरा होगा। क्या होगा, पूर्णतः भूरा होगा। ये हमने देखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। हम गैस जीवाश्म से कैसे पता लगा सकते हैं गैस कि ये हम मिलते जुलते जीवाश्म से कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मानव का जीवाश्म है, इसमें कोई विकास का संबंध रहा है कि हमारे पूर्वज एक से थे। इस गैस विकासीय संबंध का जीवाश्म के द्वारा कैसे पता लगाया जाता है, क्या महत्व है इसका, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैव विकास में जीवाश्म का महत्व। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होते हैं जीवाश्म। आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब जीवों के गैस परिरक्षित चट्टानों के नीचे दबे हुए अवशेष, मृत अवशेष, ठीक है ना। कोई हो सकता है गाइस यहाँ भूकंप आया हो। देखिए ये वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, जो खोजकर्ता लोग क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, खुदाई बड़े अच्छे से कर रहे हैं। इसमें पूरा ढांचा मनुष्य का दिखाई दे रहा है कि नहीं होता है, इसको हम जीवाश्म कहते हैं, मतलब मरे हुए जीवों के अवशेष। हो सकता है यहाँ गाइस कोई भूकंप आया हो, इंसान दब गए हों, या हो सकता है इन लोगों को दफनाया गया हो। गाइस जैसे ही मृत हो जाती है तो कहीं कहीं दफनाने की परंपरा हो, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जीवन का विकास कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। सो गाइस इसका आंसर अपन पढ़ते हैं। जैव विकास में जीवाश्म का क्या महत्व है, हम देखते हैं। जैव विकास में जीवाश्म का गाइस प्रमाण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे गाइस विभिन्न जीवाश्मों को एकत्रित करके उनकी आयु का निर्धारण कर लिया जाता है। गाइस हम देखते हैं कि कौन सबसे नीचे, यदि हम खुदाई करते हैं तो कहीं सिंधु सभ्यता के गाइस प्रतीक मिले हैं हमको कि यहाँ पे नदी बह रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे, यहाँ पे कौन सी संस्था प्रचलित थी चूड़ियों उड़ियों के मिलने से, ठीक है ना। तो जीवाश्म को एकत्रित करके गाइस उनकी आयु को निर्धारण भी कर लिया जाता है कि गाइस पता चला हमने खुदाई की, कैसे से कुआं की खुदाई करते हैं ना, ऊपर गाइस कौन से जीव मिले और नीचे खोदने पर और जीव मिले, तो हमें लगा सकते हैं कि जो ऊपर वाला जीव गाइस कम आयु का होगा वो अभी का जन्म होगा, जब तो वो ऊपर मिल गया, और ये नीचे वाले का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो गाइस जीवाश्म के द्वारा हम क्या लगा सकते हैं अनुमान, उनकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। ये कब की बात है हम पता चल जाता है ना। इसी प्रकार जैसे 2500 BC ईसा पूर्व को माना जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में, तो हमें इसी के द्वारा पता चला ना, जीवाश्मों के द्वारा, ठीक है ना।
फिर उनको गाइस आयु का निर्धारण कर लिया जाता है और फिर उन्हें आयु को क्रम में व्यवस्थित करके अध्ययन करने को विकास की प्रक्रिया में ज्ञात किया जाता है ना। आगे उनको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, आयु निकाल ली जाती है और आयु के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिससे अध्ययन करने की प्रक्रिया में गाइस अध्ययन में विकास की प्रक्रिया ज्ञात की जा सके। उदाहरण के लिए जैसे घोड़े प्राप्त जीवाश्मों में अध्ययन से ज्ञात हुआ कि घोड़े का विकास इओसिन काल के 20 सेंटीमीटर ऊंची लोमड़ी के आकार के जीव इथोहिप्स से हुआ है। और घोड़े का कैसे पता चला, जैसे गाइस कि उसका विकास किसके द्वारा हुआ है, ऊंची लोमड़ी के आकार के समान जीभ से उसका घोड़े का विकास हुआ। जैसे जैसे थोड़ी बहुत कोई गाइस लोमड़ी के समान है ना आकार में गाइस बड़ी कोई भी जीव रहा होगा, उसमें गाइस थोड़ी थोड़ी परिवर्तन आता गया। एक समय इतना परिवर्तन आ गया कि गाइस वो अलग उसकी प्रजाति ही बन गई, ठीक है ना। तो इससे जैव विकास का भी पता चलता है। इसके फलस्वरूप जैव विकास के क्रम का आधार पर ज्ञात किया जा सकता है गाइस, जीवाश्मों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से इथोहिप्स से मीसोहिप्स, मीसोहिप्स से मैरीहिप्स और मैरीहिप्स से ब्लोहिप्स और ब्लोहिप्स से इक्वेस, जो कि आधुनिक घोड़े और उसके संबंधित निरूपित किया गया है। तो गाइस इन सब का इस जैव विकास का गाइस पता लगाया जा सकता है जीवाश्म के द्वारा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इओहिप्स, मीसोहिप्स, आगे में इओहिप्स का पता चला, फिर उससे गाइस हम देख रहे हैं कि कैसे गाइस उससे क्या बना, मियोहिप्स बना, ठीक है ना। और फिर गाइस उसकी और नई उसमें चेंजेस आए और मैरीहिप्स बना, मैरीहिप्स से पॉलियोहिप्स, पॉलियोहिप्स से इक्वेस निकल के आता है। तो इसके पास देखिए ये गाइस ये सब निकालने में, जैव विकास से गाइस संबंध निकालने में जीवाश्म का ये महत्व है, जिससे गाइस यदि जीवाश्म मिल जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है गाइस कि हमें पता चल जाता है कि ये किससे संबंधित हैं, उसका विकास ये कैसे प्रकार विकास हुआ है, हमें इसका पता चल जाता है। जैसे गाइस हमें खुदाई से हमें जीवाश्म मिले, उनका जीवाश्मों की आयु का निर्धारण हो जाता है और आयु का निर्धारण से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सबसे पीछे हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन आगे हुआ और किस जीव का गाइस वो मानचित्र है, ठीक है ना। जैसे ये हमने निकाला इओहिप्स, इओहिप्स से मीसोहिप्स, मीसोहिप्स से मैरीहिप्स, प्लोयोहिप्स और इक्वेस आदि की जानकारी हमें धीरे धीरे गाइस जैव विकास से संबंध हमें मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा था ना। तो गाइस विकासीय संबंध इस प्रकार निकाल सकते हैं कि किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे गाइस जीवाश्मों के द्वारा ही हमें पता चलता है, उन हड्डियों के द्वारा, कि हमारे अवशेष कहाँ पर मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं। उसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया और विभिन्न गाइस हम देखते हैं और प्रजातियों को देखें गाइस, तो इसी प्रकार हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार इनमें गाइस डिफरेंस आते गए और एक नई प्रजाति का जन्म होते गया। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं गाइस कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। गाइस हम बोलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति की, जैसे हम बोलते हैं अजैविक पदार्थों से कैसे हुई है, हमें जैसे ठंडी, गर्मी, तापमान की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और गाइस ठंड की, अग्नि की, 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो हम बोलते हैं कि जीवों की उत्पत्ति किससे बनी हुई है, अजैविक पदार्थों से हुई है। तो ये हम कैसे मान लें, है ना। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है किन प्रमाणों के आधार पर हम ये कहते हैं। तो गाइस देखिए स्टैनली और मिलर ने, स्टैनली एल मिलर एक व्यक्ति थे और हैरोल्ड सी मूरे ने सन 1953 में उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। कौन ने, स्टैनली एल मिलर तथा हैरोल्ड सी मूरे ने, जिन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया गाइस कि उन्होंने इसमें 4 गैसें ली। कौन कौन सी गैसें ली गाइस, एक प्रयोग किया उसमें 4 गैसें ली। एक लिया गाइस उन्होंने अमोनिया गैस, दूसरी गैस थी मीथेन, तीसरी हाइड्रोजन और चौथी कौन सी ली, सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के अणु लिए थे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ध्यान रखना गाइस 4 गैसें ही ली हैं, ऑक्सीजन नहीं ली थी।
तथा इस वातावरण को जल के ऊपर एकत्रित किया। क्या किया उन्होंने? जल के ऊपर ये सारी गैसें एकत्रित की। यह सोचते हुए कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर ऐसा ही कुछ वातावरण रहा होगा। ठीक है ना, पहले का वातावरण कैसा रहा होगा, ऐसा ही वातावरण रहा होगा। 4 गैसों का, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, और जल के ऊपर उन्होंने ये प्रयोग किया यही सोचकर। और इस वातावरण को उन्होंने क्या किया कि 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे गए तापमान को स्थापित में रखा। इस वातावरण को कहाँ रखा गया? कि उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान में रखा। ठीक है ना, वातावरण में। और उसमें गए विद्युत संपर्क स्थापित करने की किया जाए तो उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में गैस नीचे रखा। कहाँ पे रखा इस वातावरण को? 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री नीचे तापमान को स्थापित करके रखा तथा इसमें गैस विद्युत संपर्क स्थापित करने की किया, जिसमें तड़ित की तरह है। 1 सप्ताह तक गैस उन्होंने देखा कि 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिक को अमीनो अम्ल के साथ तैयार हुआ है, जो कि प्रोटीन के निर्माण करता है। क्या करता है? कार्बन गैस सरल कार्बनिक यौगिक अमीनो अम्ल के साथ तैयार हुआ है, जो कि क्या करता है? प्रोटीन बनाता है तथा जीवन को साधारण स्तर पर सहयोग करता है। इससे गैस सिद्ध होता है कि पृथ्वी की सतह पर जीवन को उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है, क्योंकि हमने देखा गैस जब 100 डिग्री सेल्सियस तक उस हाइड्रोजन, अमीनो और मीथेन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का वातावरण तैयार किया और उन्होंने जल के ऊपर तैयार किया और 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि 15% जो कार्बन के सरल यौगिक थे वो अमीनो अम्ल के साथ तैयार होते हैं तथा प्रोटीन का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो गैस जो कि प्रोटीन का जब निर्माण कर रहे हैं तो हमारा शरीर किससे मिलके बना है? प्रोटीन से। मेन चीज़ है शरीर की। ठीक है ना, सरल साधारण स्तर पर सहयोग करता है प्रोटीन, और इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? अजैविक पदार्थों से हुई है, क्योंकि इससे प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन से ही तो हमारा शरीर बना है। तो गाइस देखिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन की करने वाले जीवों के विकास के लिए किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो गैस जो अलैंगिक जनन है उसकी अपेक्षा गैस लैंगिक जनन में ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं। आप ये ध्यान रखना, यही पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, उत्पन्न होती हैं। और यह किस प्रकार जीवों के विकास के लिए लैंगिक जनन किस प्रकार प्रभावित करता है, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, इसके एक कारण है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में विविधता क्यों पाई जाती है, विभिन्नता क्यों पाई जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसके अनेक कारण हैं जो अपन पढ़ते हैं। देखिए, डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियाँ। जो लैंगिक जनन है गाइस, तो लैंगिक जनन में गाइस नर और मादा की ज़रूरत होती है, तब जाकर के कोई भी बच्चे अपने जैसे सजीव का वो निर्माण कर पाता है। और अलैंगिक जनन में 2 की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेले ही उसका शरीर का विखंडन होता है और वो क्या होता है, उसके समान दूसरा जीव बन जाता है। लेकिन इसके लिए गाइस 2 जन की ज़रूरत होती है। और साथ में क्या होता है लैंगिक जनन में, हमने देखा था कोशिका का क्या होता है? विभाजन। जैसे चाहे वो नर कोशिका हो या मादा कोशिका हो, उसका गाइस 2 भागों में कोशिका टूटती है। उसमें गाइस आगे केंद्रक होता है कोशिका में, हमने देखा था। और केंद्रक के साथ साथ क्या होता है? कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र में गाइस डीएनए पाए जाते हैं, जो कि जब उनका विखंडन होता है 2 भागों में गाइस, कोई केंद्रिका टूटेगी तो आगे क्या टूटेगा गाइस? आगे 2 भागों में बट जाएगा। क्या? गुणसूत्र बटते हैं। गुणसूत्रों के साथ साथ उसमें डीएनए भी चले जाते हैं। और गाइस हो सकता है डीएनए कम ज़्यादा भी किसी में चले जाएं, तो इससे क्या इस त्रुटि हो जाती है। त्रुटि से होने से गाइस इसी डीएनए में कोई नए प्रकार का जीव बन सकता है। आप ये ध्यान रखना।
तो विभिन्नता आ सकती है। इसी के कारण हम देखते हैं गाइस इसमें जब ये कोशिका का विभाजन होता है तो माता पिता गाइस हम देखते हैं कोई अलग होते हैं, लेकिन गाइस कभी पुत्र तेजस्वी हो जाता है। पता चला कि पिता की बुद्धि कम चल रही थी लेकिन बच्चे की और ज़्यादा चल रही है। हम देखते हैं कि पूर्व टाइम पे हम देखते हैं बात इसी विभिन्नता के कारण जब वातावरण गाइस इतना ज़्यादा वो नहीं होता था। आप ये ध्यान रखना, मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और गाइस आप ही सोचिए ये विभिन्नता ना होती तो क्या हमें ठंडी को सहन करने की शक्ति होती? नहीं होती, क्योंकि ना ही पहले इतनी गर्मी हो रही थी हमारे दादा के टाइम पे और ना ही वो उतना ज़्यादा सहन कर रहे थे। और यदि और गाइस उनमें सहन करने की शक्ति भी नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं इसमें विभिन्नता आती गई तो आज हमारा शरीर कैसा हो गया है गाइस कि हम सहन कर पाते हैं। तो टाइम चेंज हो रहा है, जब वातावरण चेंज हो रहा है तो गाइस हमें भी चेंज होना ज़रूरी है। तो ये विभिन्नता ही है, ठीक है ना। तो डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो युग्मनज बनते हैं वो मात्र पितृ गुणसूत्रों को अचानक पृथक्करण होता है। युग्मनज क्या कहलाते हैं? तो गाइस युग्मनज क्या कहलाते हैं? देखिए जो युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन मिलना, ठीक है ना, उससे क्या होता है भ्रूण का उत्पन्न होता है। जैसे अंडाणु मिला, अंडाणु कहाँ से आता है गाइस? अंडाणु आता है मादा कोशिका से, ठीक है ना, और पुरुष से मिलता है क्या? शुक्राणु का मिलना। और इन दोनों के मिलने से इसे निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। इसको इसी से नर और मात्र के गुणसूत्रों का अचानक क्या होता है? पृथक्करण हो जाता है, अलग अलग हो जाना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए युग्मनज में बनते समय जीवों में विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, जब ये युग्मनज बनते हैं, जिसके कारण क्या आ जाती हैं? विभिन्नता आ जाती हैं। इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या है? फोर्थ नंबर, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं को लैंगिक जनन द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो गाइस हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो विभिन्नताएं हैं उसमें लैंगिक प्रजनन में क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है। मतलब हम देख रहे हैं पीढ़ी हमारे दादा गाइस में क्या है, कुछ और थे, ठीक है ना, उनमें थोड़ी बहुत परिवर्तन आया। फिर पापा में गई जब उनके पिता पुत्र हुआ तो उनमें कुछ और परिवर्तन आया। फिर गई हम देखते हैं जो नेक्स्ट पीढ़ी आई पापा के बच्चे जो हम लोग हुए तो उनमें कुछ और हुआ। जो आने वाली पीढ़ी है गई उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस अलग दिखाई देंगे। तो ये लैंगिक प्रजनन में थोड़ी बहुत विभिन्नता आ जाती है। इसी के कारण हम देखते हैं हुबहू बच्चे सेम नहीं होते हैं। यदि इनमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर्ग्रहण होता रहता है परिवर्तनों का, विभिन्नताओं का। देखिए तो हम कह सकते हैं गाइस, तो हमने इस पर क्या कारण देखे गाइस? 4 कारण पढ़े। कौन कौन से पढ़े हमने? एक, डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियां हो जाती हैं तो विभिन्नता होती है। एक, युग्मनज बनते समय मात्र पितृ के गुणसूत्रों का अचानक प्रथा अलग अलग होना। जैसे ही अलग अलग होते हैं, माना कि हम युग्मनज बन रहे हैं गाइस, ये कोशिकाओं का विखंडन होता है। एक माता की कोशिका है और एक किसकी है? पिता की कोशिका। इससे गाइस 2 कोशिकाएं बन रही हैं। जब 2 कोशिकाएं बनेंगी गाइस, इनके अंडाणु बनेंगे 22 गुणसूत्रों के। तो क्या होगा इसमें गाइस? पृथक्करण होता है। तो एक गाइस तो एक वो नहीं बन सकती हैं, एक से नहीं बन सकते हैं, है ना, थोड़ी बहुत तो अलग अलग होंगे। इसके बाद क्या है? युग्मनज बनते हैं। युग्मनज विनिमय के समय जीव में विनिमय होना, जीन का विनिमय होना। जैसे ही युग्मनज बनते हैं गाइस, कोई भी गाइस कोशिका का विभाजन होता है तो क्या होते हैं? जीन का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो इसके कारण भी थोड़ी बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। चौथा कारण, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा अंतर्ग्रहण की जाती हैं। तो गाइस इतने सारे कारण हैं। तो लैंगिक जनन में विभिन्नताओं के, लैंगिक जनन की स्थिति गाइस डीएनए की, सॉरी यहाँ पे देखिए अलैंगिक जनन लिखा है, ठीक है ना। देखिए अब अलैंगिक जनन की स्थिति में डीएनए की प्रतिकृति में बहुत कम परिवर्तन संतान जाते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम अभी तो हमने लैंगिक जनन में देखा, और अलैंगिक जनन में क्या होता है गाइस? अलैंगिक जनन में इसमें गाइस डीएनए की प्रतिकृति बहुत कम परिवर्तन होती है अलैंगिक जनन में। और जब
वो उसी के समान, क्योंकि दो भागों में टूट जाता है कोई भी सजीव और वो अपने पूर्वजों की तरह बन जाता है। तो डीएनए में परिवर्तन इसमें नहीं आता है अलैंगिक जनन में, लेकिन थोड़ी बहुत परिवर्तन आता है तो लैंगिक जनन में ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। इसके कारण संतान डिफरेंस पैदा होती है। इसके बाद देखिए, इसलिए अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अधिकतर समानताएं पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन में जो हम देखते हैं, इसी के कारण, क्योंकि इसके डीएनए में परिवर्तन नहीं आ रहा, वो हूबहू वैसे ही बन जाती है, इसीलिए अलैंगिक जनन में संतानों में क्या होती हैं, समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं और लैंगिक जनन उत्पन्न संतति में अधिक विभिन्नताओं के जैव विकास की संभावना भी अधिक होती है और यह अनेक विकास को प्रभावित करती है। इस प्रकार यह अनेक विकास को प्रभावित करती है। मतलब कि कहने का मतलब यह है गाइस इसमें गाइस ये लैंगिक जनन में ज़्यादा विभिन्नता आती हो, ज़्यादा विभिन्नता आने के कारण ही इसमें गाइस और अलैंगिक जनन में समानताएं होती हैं और विभिन्नता आएंगी गाइस, तो वो ही क्या होगा, हो सकता है थोड़ी थोड़ी विभिन्नता आते आते पीढ़ी दर एक समय ऐसा आएगा गाइस कि इसमें एक नया जीव का निर्माण हो जाए, है ना। तो इसका नए जीव का विकास भी हो सकता है, विकास को गाइस प्रभावित करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, तो हमने लैंगिक जनन देखा और अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की अपेक्षा गाइस कम विभिन्नता होती है, जबकि लैंगिक जनन में ज़्यादा होती है। देखिए संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार होती है। तो गाइस ये पूछा गया है कि जो संतान उत्पन्न होती है उसमें नर की और मादा की दोनों की गाइस आनुवांशिकता किस प्रकार बराबर होती है। गाइस दोनों को वंश का स्थानांतरण होता है, नर के जैसे भी बच्चा होता है और मादा की भागीदारी भी जरूरी है। किस प्रकार सुनिश्चित होती है हमें ये देखना है। तो देखिए, नर और मादा जनकों के समान आनुवांशिक सहभागिता उनकी संतानों में दोनों जनकों के कई समान संख्या में गुणसूत्र वंशानुगत होते हैं से निश्चित होते हैं। वंशों के अनुसार मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं। हमने ये देखा गाइस, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। और कई संतानों में बराबर की भागीदारी के साथ वो गुणसूत्र जाते हैं अपनी संतानों में, दोनों की, ठीक है ना, महिला और पुरुष के। देखिए, सभी मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ों में से एक जोड़ा जो गुणसूत्र है गाइस, वो कौन सा होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। कौन सा, एक जोड़ा। सभी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 मतलब जोड़े, 23 जोड़े पाए जाते हैं, मतलब टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में। और गाइस हम देखते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 22 तो दोनों में समान होते हैं, नर हो चाहे मादा हो। लेकिन जो 23वां जोड़ा है गाइस, 23वां जोड़ा कौन सा है, नर में गाइस नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है 23वां में, और महिलाओं में जो 23वां जोड़ा है वो कौन सा है, XX है। कौन सा है गाइस, XX जोड़ा है। तो जोड़ा गुणसूत्र जो कि क्या होते हैं, जोड़ा लिंग गुणसूत्र गाइस लिंग गुणसूत्रों का होता है, जो कि XY से प्रदर्शित किया जाता है 23वां जोड़ा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, मादा में यह जोड़ा गाइस सम XX है। क्या है गाइस, सम XX है। और नर में कौन सा है 23वां जोड़ा जो अलग पाया जाता है, वो है गाइस XY, हमने पहले बता दिया। जनन के लिए मैथुन के समय बने युग्मनज में दोनों जनकों के समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र की सम सहभागिता रहती है। तो गाइस जब बच्चे का जन्म होता है तो हम देखते हैं कि आनुवांशिक गुणों की, नर हो या मादा हो, दोनों की गाइस सहभागिता रहती है, तभी क्या होता है, दोनों के गुणसूत्र मतलब कि जाते हैं। तो गाइस देखिए, जो 23 जोड़ा गुणसूत्रों में पितृजनक द्वारा अपनी संतान को 22 समान गुणसूत्र तथा एक गाइस जोड़ा है X तथा Y है, जो
23वां जोड़ा। यह गाइस X गुणसूत्र उपलब्ध कराता है, जबकि माता की में देखे जाए तो जनक में 22 समान गुणसूत्र हैं तथा एक X गुणसूत्र उपलब्ध होता है। क्या होता है? 22 तो समान होते हैं और जो लास्ट वाला जोड़ा है गाइस वो कौन सा है? X है, ठीक है ना। और पुरुष में 2 अलग अलग हैं। पुरुष में कौन कौन से हैं? पुरुष में देखें तो X और Y है। 23वां जोड़ा कौन सा है? XY है। और मादा में देखा जाए तो दोनों उसके लिए समान है, ठीक है ना। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। इसके लिए गाइस हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, आप इस प्रकार आंसर को लिख सकते हैं। सो गाइस देखिए, ये है गाइस नर और मादा। देखिए ये है नर और ये है मादा। ये किस प्रकार गाइस बच्चे को जन्म देता है। तो हम देख रहे हैं गाइस दोनों में कितने जोड़े गाइस गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमने देखा गाइस दोनों में टोटल गुणसूत्रों की संख्या बताई जाए तो 46 होती है और जोड़ों में यदि हम देखते हैं दो होते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं गाइस? 23 जोड़े गुणसूत्र दोनों में ही पाए जाते हैं, नर हो या मादा हो। तो इसके बाद हम देखते हैं इन 23 जोड़ों में बात करें तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, यदि ये कम करें, जो 23वां जोड़ा है गाइस वो अलग अलग है नर और मादा में, बल्कि 22 गुणसूत्र तो कैसे हैं गाइस? बिल्कुल सेम हैं। किसके गाइस? बिल्कुल सेम हैं। और 23वां जोड़ा है वो कौन सा अलग है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो 23वां जोड़ा है, 22 तो समान है लेकिन 23वां है, देखिए XX महिलाओं में पाया जाता है और X और Y ये क्या पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। तो XY गुणसूत्र ये चेंज है इसमें गुणसूत्रों में। तो देखिए जब इनका विभाजन होता है, ये 23वां जोड़ा का क्या करता है, इसी से 23वें जोड़े से ही गाइस क्या होता है, लड़की का जन्म हो या लड़के का जन्म हो। तो हम देखते हैं कि पुरुष में X और Y पाया जाता है। तो इसको गाइस आगे युग्मक बनाते हैं। युग्मक बनाने के लिए 2 भागों में विभाजित करेंगे। 2 जोड़ों से गाइस क्या बना? एक बना गाइस X वाला शुक्राणु बना इसका, नर का किया तो, और एक बना Y वाला शुक्राणु। और यदि महिला के गाइस 2 भागों में विभाजित करेंगे तो दोनों में क्या निकल के आएगा? XX, क्योंकि उसके पास तो ओनली कौन सा गुणसूत्र है? ओनली XX गुणसूत्र है, ठीक है ना। एक XA है और एक XA है, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए दोनों में क्या XX आया। तो गाइस आप बोलेंगे कि अभी तो क्या हुआ? कोशिका का विभाजन हुआ, युग्मक बने हैं। अब गाइस ये X है जो, यदि AX मिल जाए, पुरुष का गाइस X और महिला का क्या मिलेगा? ये वाला X मिलेगा। तो क्या होगा? XX बना है। क्या बना गाइस? XX बना। और XX किसकी संरचना है गाइस? आप देखिए महिला की संरचना। तो इससे क्या होगा? पुत्री का जन्म होगा। ये युग्मक बना, इसको निषेचन प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या मिला गाइस इसको? यहाँ से हमने देखा, यहाँ से ये X वाला शुक्राणु मिला और X वाला अंडाणु मिला। इससे महिला का जन्म मतलब पुत्री का जन्म हुआ, है ना। इसके बाद देखिए अब ये वाला गाइस Y हो सकता है, ये वाला युग्मक ना जाए, ये वाला Y वाला शुक्राणु कभी चला जाता है महिला में तो, और इसी के पास क्या है? X। उसके पास तो, महिला के पास तो X ही है, वो तो X ही देगी। लेकिन ये गाइस अपना ये बच्चे का, लड़के का जन्म होना है कि लड़की का जन्म होना है, ये निर्भर करता है पुरुष पर। और बेचारी महिलाओं को लोग कोसते रहते हैं कि नहीं इसके बच्चन, इसके लड़की हो रही है, तो ये होता है पुरुष पर, ठीक है, निर्भर। तो देखिए ये Y वाला गुणसूत्र यदि शुक्राणु दे देता है महिला के, गाइस युग्मक में डाल देता है और इसके पास तो ओनली XI है ना, तो क्या पुत्र का जन्म हो जाता है। किसका जन्म होगा गाइस? नर का जन्म होगा। और यदि इसके युग्मक में यदि ये X वाला गुण, ये X वाला देता है पुरुष, तो महिला का जन्म होता है, और Y वाला देता है तो किसका जन्म हो जाता है? पुरुष का जन्म हो जाता है, क्योंकि X और Y किसके गुणसूत्र हैं गाइस? ये इस संरचना किसकी बन रही है? पुरुष की, तो लड़के का जन्म होता है। आई होप आपको ये गुणसूत्र समझ में आ गया होगा। सो गाइस इसमें हमने क्या देखा आंसर में कि गाइस यदि कोई संतान का गाइस यदि जन्म होता है तो हमने देखा सभी नर की भी ज़रूरत होती है और मादा के भी, दोनों की क्या होती है? भागीदारी सुनिश्चित होती है कि कितनी भागीदारी है। तो गाइस दोनों हमने देखा बराबर है, दोनों के अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तो ही संतान का जन्म होगा, ठीक है। तो हमने देखा पुरुष का अंडाणु मिलने से पुरुष की गाइस स्थिति निर्धारण करती है कि शुक्राणु जाता है, भेजता है
अंडाणु शुक्राणु में वाई वाला भेज रहा है कि एक्स वाला, इससे गाइस लड़का लड़की का जन्म होता है। लेकिन संतान की उत्पत्ति के लिए दोनों की भागीदारी गाइस, दोनों का आनुवांशिक लक्षण गाइस विद्यमान होते हैं और दोनों का योगदान बराबर। ये क्वेश्चन लास्ट है। केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए गाइस उपयोगी होती हैं और समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और हैं तो क्यों हैं और क्यों नहीं हैं, यदि नहीं है तो गाइस जो क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि गाइस विभिन्नताएं हैं जो एकल जीवों में जो पाई जाती हैं, जैसे उनका गाइस दादा कुछ अलग अलग था गाइस, पिता में कुछ और विभिन्नताएं आ गई, वो और अलग हो गया, पुत्र कुछ और अलग हो गया और उसके गाइस पुत्र के पुत्र अलग हो गए और कुछ अलग हो गए, विभिन्नताएं आ गई। इसी प्रकार हम देखें तो उस पुत्र के पुत्र मतलब पुत्र के नाती के लिए गाइस कुछ और विभिन्नताएं आ गई। तो गाइस ये विभिन्नताएं अस्तित्व के लिए गाइस बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं कि नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं पर्यावरण भी चेंज होता जा रहा है। पहले गाइस कम गर्मी, अब और गर्मी, फिर और गर्मी, फिर और ज़्यादा बीमारियां, बहुत सी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो सहन करने की हमें शक्ति भी बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारे अंदर भी विभिन्नताएं होती जा रही हैं। तो गाइस इससे जीव बने रहेंगे सृष्टि में। और यदि ये विभिन्नता ना होती गाइस तो वातावरण तो चेंज होता और हम चेंज ना होते तो मानव जाति या कोई भी प्रजाति चेंज ना होती तो सोचिए क्या वो जीवित रह पाती? तो नहीं रह पाती। तो हम इस बात से गाइस पूर्णतः सहमत हैं। इसका गाइस अब हम आंसर देख लेते हैं। तो आप किस प्रकार आंसर लिखेंगे? देखिए, इस कथन से हम सहमत हैं केवल वे विभिन्नताएं जो कि गाइस किसी एकल जीव के लिए गाइस उपयोगी होती हैं, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। सभी विभिन्नताएं गाइस पर्याप्त पर्यावरण में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के समान अवसर नहीं मिलता है, जिसे वे अपने आप को पाते हैं कि जिस प्रकार वे पर्यावरण में रहते हैं। किसी विभिन्नता में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर विभिन्नताओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो गाइस यदि हम ये किस पर निर्भर करता है कि हम अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखेंगे गाइस, कोई भी सजीव, तो वो प्रकृति पर निर्भर करता है क्योंकि प्रकृति ही वर्ण करती है गाइस। हो सकता है इनमें डीएनए में चेंज आया और क्या हो, हमें गाइस रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ गई। हो सकता है हमारे डीएनए में जब कोशिका का युग्मक बनाती है ना, जो 23वां जोड़ा है गाइस, उसका क्या होता है, 2 भागों में टूट करके युग्मक बनाती है, 2 भाग बनते हैं। हो सकता है इस बनते समय गाइस युग्मक में डीएनए में कुछ चेंज आ जाए, तो इससे चेंज भी आ जाता है गाइस। तो क्या होता है, पुरुष हम देखते हैं कभी कभी इस गुणसूत्रों में भी चेंज आता है। गुणसूत्रों में चेंज आता है गाइस, जैसे 46 होते हैं टोटल, और यदि 47 गुणसूत्र हो गए तो कभी कभी कई किन्नर और छक्का का भी जन्म हो जाता है और इससे क्या हम लोगों को प्रॉब्लम होती। इसी प्रकार भ्रंग देखा था हमने, लेसन में पढ़ा था कि बहुत सारे भ्रंग थे और अचानक उसमें परिवर्तन आया तो एक भ्रंग कैसा बन जाता है, हरा बन जाता है। और हरा बन जाता है तो प्रकृति क्या करती है, उसके लिए संरक्षण प्रकार, ये प्रकृति पर निर्भर होता था। और गई उसके अनुकूल था वो हरा कलर, क्योंकि उसको कौवा नहीं खा पाता था, हरी घास, हरा हरा था वो और हरी हरी घास थी, उसमें छुप जाता था, है ना। तो ये गाइस यदि ये सब किस पर निर्भर करता है गाइस, ये अवसर, विभिन्नताओं के अवसर गाइस ये प्रकृति पर निर्भर करते हैं। क्योंकि यदि हो सकता है उसको गाइस वो कलर, एक बार नीला कलर हो गया था भृंग का, तो भृंग का नीला कलर हो जाने से वो तो देख लेता था कौवा, है ना। निर्भर करता है विभिन्न जीवों में गाइस इस प्रकार के लाभ रखते हैं गाइस ये विभिन्नताएं। हमने देखा कि ये विभिन्नताओं के कारण ही बहुत सारे जीव क्या होते हैं, जीवित रह पाते हैं। बैक्टीरिया ऊष्मा को सहन कर सकता है तो वह गर्मी में जीवित रह सकता है, हम देखते हैं गाइस। और जो सहन करता है, जिसके अंदर लड़ने की शक्ति होती है गाइस, विभिन्नता आना जरूरी है, तो वही जीवित रह पाता है समष्टि में। जैसे हमने देखा गाइस बैक्टीरिया क्या करता है, ऊष्मा को सहन कर सकता है, इसीलिए वो जीवित रहता है, भले वो छोटा सा है। विभिन्नताओं को पर्यावरण द्वारा चयन ही विकास प्रक्रिया के आधार पर गाइस निर्माण करता है। गाइस जो विभिन्नताएं हैं जो हम देखते हैं वो चेंज करते जाते हैं, तो पर्यावरण का चयन करता है उनको। और गाइस जो पर्यावरण चयन करता है जिसको गाइस, उसी से उसका विकास होता है। जैसे कि हमने देखा था कि हरे हरे लाल भृंग थे, और लाल भृंग के साथ साथ हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, एक हरा भृंग होता है और एक भृंग हरे से गाइस, कौवा तो सबको खा जाता है लाल भृंग को, लेकिन हरे की संख्या बढ़ने लगती है। तो गाइस उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये विभिन्नताओं के कारण हुआ ना। यदि वो हरा कलर विभिन्नता के कारण ना आता तो क्या वहाँ पे बहुत सारे भृंग हो पाते, नहीं हो पाते।
है ना, उनकी तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता कुछ टाइम पे। लेकिन इन विभिन्नताओं के कारण वो लाल भृंग से हरे भृंग बन गए, और भृंग बनने से वो क्या हो गया, उसको कौवा नहीं खा पाता था, वो छुपने के लिए अनुकूल हो गए। तो विकास की प्रक्रिया के आधार में के निर्माण करता है ये गाइस, ये विभिन्नताएं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस कैसा लगा ये लेसन, प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस तभी हमें पता चलता है कि यदि हमारी कहीं कमी रह जाती है गाइस तो आप वो भी बताना, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। बस इतना बताना कि कमी रह कहाँ गई है, आपको प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और दूसरों की हेल्प भी करते रहिए। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।